हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए स्पेशल होने वाला है जिनका मेजर पेपर इकोनॉमिक्स होने वाला है, क्योंकि आज के क्लासेस में हम लोग मेजर टू इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे, और वो भी एक ही वीडियो में। मीन्स कह सकते हैं कि आप एक वीडियो के थ्रू से मेजर टू इकोनॉमिक्स की पूरी तैयारी कर सकते हो, संपूर्ण तैयारी कर सकते हो। ठीक है, इसमें से मैं आपको वीवीआई क्वेश्चन दिखाता हूँ कि आखिर कौन से वीवीआई क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है भारत में बेरोजगारी की समस्या के बारे में। कुछ भी चीज़ आए, भारत की बेरोजगारी की समस्या के बारे में आए तो वो आपको पढ़ना है। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, ये पढ़ लेना आपको। तीसरा, आपको पढ़ना है हरित क्रांति की उपलब्धियां एवं सीमाओं की आलोचनात्मक व्याख्या के बारे में। चौथा, आपको पढ़ना है मूल्यों की वृद्धि के क्या कारण थे, इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। पांचवा में आपको पढ़ना है 1956 और 1991 की औद्योगिक नीति। छठा में आपको पढ़ना है भारत में गरीबी के क्या कारण थे। और सातवां में आपको पढ़ना है झारखंड में कृषि की स्थिति एवं समस्या पर प्रकाश डालें। अब ये सातों के सातों प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं। अगर आप लोग उसको एक एक करके देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, या तो फिर अगर आप चाहते हो कि एक ही वीडियो में इसको मैं पूरा कंप्लीट करूं तो आज के क्लासेस में मैं इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताऊंगा वो बताऊंगा भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं के बारे में। किसके बारे में? भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं के बारे में। ठीक है, फिर दूसरा बताऊंगा 1956 और 1991 की औद्योगिक नीति के बारे में। फिर भारत में गरीबी के क्या कारण है, मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण है, ये सब क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, और जो जो क्वेश्चन बच जाएंगे और मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन वीवीआई है, वो क्वेश्चन मैं एग्जामिनेशन से पहले आपके करवा दूंगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं स्टार्टिंग से इसको। आज का पहला प्रश्न हमारा होने वाला है भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें। प्रश्न क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में बताना है ना। अब देखिए, जब आप क्वेश्चन पढ़े होंगे तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके मन में यह सवाल उठा होगा कि आखिर अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। जो लोग जानते हैं उसके लिए तो ठीक है, और जो लोग नहीं जानते हैं होंगे उनके मन में ये प्रश्न अवश्य उठा होगा कि आखिर अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है ना। तो मैं सिंपल से भाषा में आपको बता देना चाहता हूं कि अगर अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है किसी भी देश या तो क्षेत्र में कितना उत्पादन हो रहा है, कितना वितरण हो रहा है, ठीक है, और किस हिसाब से खपत हो रहा है, उससे जुड़ी गतिविधियों को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था कि भारत की अर्थव्यवस्था, तो भारत में किस चीज का उत्पादन होता है, कितना वितरण किया जाता है, किस हिसाब से खपत किया जाता है ना, कैसे उसका यूज किया जाता है, वही चीज को हम लोग क्या कहेंगे? भारतीय अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे भूमिका। सबसे पहले हम लोग को लिखना है भूमिका। अब भूमिका में लिखना है इस प्रकार से कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो लिखा हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। क्या कहा गया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मीन्स ये विकसित है। कौन? भारत। कहा गया कि इसकी जड़ें जो है ना हजारों वर्ष पुरानी है और यह समय के साथ बदलती बदलावों से गुजरी है। ठीक है, मिस कहा गया कि भारत की जो जड़ें हैं, मिस भारत का अर्थव्यवस्था का जो जड़ है वो बहुत पुराना है, जो समय के साथ जो है ना बदलाव किया, अपने अर्थव्यवस्था में बदलाव किया। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग बात करते हैं, धान कटाई का मौसम चल रहा है। ठीक है, तो पहले धान जो है वो हाथों से काटा जाता था, है ना, कई मजदूर लगाए जाते थे, लेकिन अभी मशीन भी आ चुका है, धान काटने का मशीन भी आ चुका है। ठीक है, लोग उससे कटवाते हैं, मतलब जहां पे 5 दिन लगता था वहां पे दिनों दिन में ये काम खत्म हो जा रहा है। तो वही कह रहा है कि इसकी जड़ें जो है ना हजारों वर्ष पुरानी है और यह समय के साथ बदलाव से गुजरी है। कौन? भारत की अर्थव्यवस्था। कहा गया कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन जो है ना निम्नलिखित रूपों में किया गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे पॉइंट आपको बनाना है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। पॉइंट क्या बनाना है? भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। और फर्स्ट में आपको लिखना है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। क्या लिखना है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में कह सकते हैं कि हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि प्रधान है। मीन्स यहाँ पे अधिकतर लोग जो है ना कृषि करते हैं, मीन्स खेती पे निर्भर रहते हैं। हम लोग सब जानते हैं ये, हम लोग खुद भी किसान हैं,
है ना। और आप लोग सब जानते हैं कि भारत की अधिकतर जनता जो है वो कृषि प्रधान ही है, कृषि पे ही निर्भर रहती है। वही लिखा हुआ यहां पे कि भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो कृषि पर निर्भर है ना। भारत में लगभग 60% लोग जो है वो कृषि से जुड़े हुए हैं और कृषि देश की मुख्य आय का स्रोत है, ठीक है। क्योंकि हम लोग खेती करते हैं, खेती करके जो है जो भी अनाज होता है उसको हम लोग अपने खाने भर रख करके उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं, है ना। तो कृषि जो है देश की मुख्य आय का स्रोत है ना। फिर नेक्स्ट इसी में पॉइंट आपको बनाना है कि भारत दुनिया में सबसे बड़े कृषि उत्पादकों देशों में से एक है। किसके बारे में कह रहा है, तो भारत के बारे में कह रहा है कि भारत जो है दुनिया में से सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में खेती करने वाले देशों में से एक है, जहां खास करके चावल, गेहूं, दालें, गन्ना और कपास जैसी फसलें उगाई जाती है। खास करके वैसे सारा फसल यहां पे उगाया जाता है, ऐसा कोई भी फसल नहीं है जो यहां पे नहीं उगाया जाता है ना। कुछ गिने चुने होंगे जो नहीं उगाया जाता, बाकी सारे फसलें जो है भारत में उगाई जाती है। इसी में आपको लिखना, आगे लिखना आपको कि कृषि के अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन और वन उत्पादन भी महत्वपूर्ण है। हालांकि समय के साथ औद्योगिकरण और सेवा क्षेत्र में वृद्धि के कारण कृषि का योगदान थोड़ी कम हुई है, ठीक है। मैं कह रहा ना कि समय के साथ साथ जैसे ही औद्योगिकरण का विकास हुआ और सेवा क्षेत्रों का विकास हुआ, इसके कारण धीरे धीरे कृषि का योगदान, मतलब कृषि में लोग कम जुड़ने लगे। फिर भी देश के लिए जो है ना कृषि जो है ना एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था में से एक है, ये यहां पे लिख देना आपको, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने पहला पॉइंट हम लोग देखा। अब यहां पे कह रहा है कि यह अर्थव्यवस्था का आधार है। क्या कृषि जो है ना अर्थव्यवस्था का आधार है, क्योंकि यह जो है खाद्य आपूर्ति में खाने वाली चीजों का आपूर्ति करवाता है और रोजगार भी देता है। कौन, कृषि, है ना। इस प्रकार से कह सकते हैं कि कृषि जो है हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा पहला पॉइंट खत्म हो गया, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या आता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पे पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा कि आखिर मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। तो कह रहा है ना कि भारत जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है, भारत में विस्तृत अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जहां पे सरकार और निजी कंपनियां, मींस प्राइवेट कंपनियां, दोनों साथ में क्या करता है, विकास करता है। जैसे कि देखिए सरकारी क्षेत्र की अगर बात करें तो रेलवे हो गया, बिजली हो गया, डाक सेवा हो गया, ये सब कार्य कर रहा है ना। उसके साथ साथ निजी क्षेत्र, क्या प्राइवेट बैंक नहीं काम कर रहे हैं, कर रहे हैं। मोबाइल कंपनियां नहीं काम कर रही है, कर रही है, ठीक है। कारखाने नहीं काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना। तो ये दोनों मिलकर के क्या कर रहा है, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को सुधार रहा है ना। इसलिए यहां पे कहा गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत में जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कहा गया कि यह मॉडल देश के विकास में मदद करता है, ठीक है। मींस यह जो मॉडल है वो देश के विकास में मदद करता है, क्योंकि सरकार सार्वजनिक कल्याण पर ध्यान देती है और निजी कंपनियां रोजगार बढ़ाती है। सरकार क्या करता है, सार्वजनिक कल्याण में सबका कल्याण देखती है, लेकिन निजी कंपनियां जो है ना रोजगार को देती है, ठीक है। मान लीजिए अगर सरकार, अभी हम लोग सरकारी नौकरी की बात करें तो क्या सरकार सभी को नौकरी दे रही है, नहीं दे रही है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं होता तो अधिकतर लोग जो भी रोजगार प्राप्त कर भी रहे हैं वो भी क्या हो जाते, बेरोजगार हो जाते, है ना। अब हमारा तीसरा जो आता है वो है आईटी सेवा का क्षेत्र, मींस कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र का विकास। कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र सबसे तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। आईटी सेक्टर जो है ना वो सबसे तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें से क्या क्या आता है, बैंकिंग आता है, शिक्षा आता है, स्वास्थ्य आता है, सूचना प्रौद्योगिकी आता है और टूरिज्म जैसे क्षेत्र शामिल है। ये सब सेवा में जो है ना भारत का अर्थव्यवस्था अत्यधिक तेजी से फैलने लगा है। कहा गया कि भारत आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाओं के लिए दुनिया में मशहूर है। भारत जो है आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाओं के लिए जो है ना दुनिया में मशहूर है और यह क्षेत्र रोजगार देने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। ये सही बात है ना। अब हमारा चौथा पॉइंट है जनसंख्या का असर, ठीक है। हम लोग ये तो देख रहे हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, ठीक है। भारत में अनेक प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं आ भी रही है, लेकिन यहां पे जनसंख्या का भी असर हो रहा है। हम लोगों ने हाल में ही सुना होगा कि भारत जो है चीन को पछाड़ करके विश्व के प्रथम नंबर पे आ चुका है जनसंख्या के मामले में, है ना। तो वही कहा गया कि भारत दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसमें बड़ी जनसंख्या का अर्थ है हमारे पास काम करने वाले लोग तो ज्यादा हैं,
जिससे देश को आर्थिक विकास में मदद तो मिलती है, लेकिन अधिक जनसंख्या के कारण गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 2 ही रोटी रहेगा और खाने वाले 20 आदमी रहेंगे, तो क्या उसमें दबाव नहीं हो जाएगा? लोग छीना झपटी करके मर जाएंगे। तो वही कहा गया कि भारत जो है ना, दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है, जहां पे काम करने वाले अधिक लोग तो हैं, लेकिन उनको काम ही नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से बेरोजगारी, गरीबी और संसाधनों पर दबाव जो है ना, वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अब हमारा 5वां जो पॉइंट आता है वो है औद्योगिक विकास। क्या है? औद्योगिक विकास। कहा गया है कि भारत में कृषि के साथ साथ उद्योगों का भी विकास हो रहा है। सिर्फ भारत में कृषि का ही विकास हो रहा है क्या? नहीं। ठीक है, बहुत सारे उद्योगों का भी विकास हो रहा है, जैसे कि कपड़ा उद्योग, स्टील उद्योग, ऑटोमोबाइल्स, रसायन उद्योग, ये सारे कई सारे उद्योग हैं जिसका विकास भारत में हो रहा है ना। सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के जरिए कारखानों को बढ़ावा दिया। ठीक है, सरकार ने कहा कि आप क्या करें, अगर आपको जरूरत है तो आप लोन भी लीजिए। ठीक है, लोन भी लेकर के क्या करिए, अपना निजी कंपनियां चालू करिए। किसने कहा था? सरकार ने कहा था, ताकि भारत का जो है औद्योगिक विकास हो सके, है ना। कहा गया कि छोटे छोटे उद्योग जैसे कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, जूट उद्योग भी ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार देते हैं। ठीक है, मान लीजिए छोटे छोटे रोजगार हम लोग चालू कर देंगे। मान लीजिए मत्स्य पालन कर रहे हैं, ठीक है, मछली पालन कर रहे हैं, है ना। अब बड़े पैमाने पे मछली पालन कर रहे हैं, तो क्या उसमें अकेले आप संभाल लीजिएगा? नहीं। ठीक है, कम से कम 1-2 आदमी को काम दे दीजिएगा, है ना। तो इससे क्या होता है कि ग्रामीण इलाकों में जो ना लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे मान लीजिए ईटा का फैक्ट्री होता है, ठीक है, तो ईटा का जब फैक्ट्री होता है तो क्या उसमें अकेले आदमी काम कर लेता है? नहीं, उसमें भी बहुत सारे मजदूर लगते हैं, है ना। तो ये सब छोटे छोटे उद्योग जो होते हैं, उससे क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, ग्रामीण लोगों को जो है ना रोजगार प्राप्त होती है। अब कह रहा है कि भारत में जो है, भारत में विकास तो हो रहा है भारत, ठीक है, लेकिन ये जो ना धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी यहां पे बढ़ता जा रहा है। कहां पे? भारत में। अब कैसे? तो कह रहा भारत के सामने गरीबी और बेरोजगारी जैसे बड़े बड़े मुद्दे हैं, जो एक सबसे बड़ी समस्या है, जो भारत के लिए जो है ना सबसे बड़ी समस्या है। कह रहा भारत में लगभग 20 से 25% लोग जो है ना गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। ये तो यहां पर डाटा बताया गया है कि 20 से 25%, लेकिन अधिकतर लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे ही जीवन यापन कर रहे हैं भारत में, है ना। ऐसा कहा जाता है कि जो भारत में अमीर है वो अमीर ही बनता चला जाता है, और जो गरीब है वो दबता चला जाता है। वही कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है। भारत में क्या है? बेरोजगारी जो है एक सबसे बड़ी समस्या है, खास करके शहरी इलाकों में। खास करके कहां पे? शहरी इलाकों में, क्योंकि गांव के लोग जो है ना कुछ ना कुछ तो कार्य कर लेते हैं, लेकिन शहरी लोग जो है ना पढ़ लिख करके भी क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। वही कहा गया कि देश के कई लोग अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, विशेष करके शिक्षित युवा वर्ग। ठीक है, आज हमारे झारखंड में ही देख लीजिए कि क्या कंडीशन है ना। अधिकतर लोग जो है बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम रोजगार योजना, स्किल इंडिया जैसे कई योजनाएं शुरू की है, ताकि इन समस्याओं का समाधान किया जा सके, ताकि लोग जो है ना बेरोजगार ना रहे। ठीक है, ताकि लोग जो है कोई कार्य सीखे और वो कार्य को करना प्रारंभ करे। ठीक है, मतलब अपना निजी कंपनियां चालू करना शुरू करे। अब हमारा आता है 7वां में असमान विकास। असमान विकास का मतलब क्या है कि विकास तो हुआ है, लेकिन सबका समान विकास नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया था ना अभी, ठीक है, कि जो यहां पे अमीर है वो अमीर बनते चले जा रहे हैं और जो गरीब है वो दबते चले जा रहे हैं। तो वही कहा गया है कि भारत में विकास सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं हुआ है। जैसे बड़े शहरों में तेजी से विकास हो रहा है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, यहां पे तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन गांवों और पिछड़े राज्यों में जो ना विकास की गति जो है वो धीमी ही रह गई है। यहां पे विकास हो ही नहीं रहा है, हो तो रहा है लेकिन एकदम कछुए के चाल जैसा, है ना। कह रहा जिससे क्या हुआ है, अमीर और गरीब के बीच में जो है ना अंतर बढ़ता चला जा रहा है। मैंने बोला जो अमीर है वो अमीर ही बनता चला जा रहा है, और जो गरीब है वो और दबते चला जा रहा है, वो मरते चला जा रहा है ना। यहाँ पे नामो निशान नहीं आ रहा गरीबों का। ठीक है, अब हमारा 8वां पॉइंट जो है वो है वैश्वीकरण और विदेशी निवेश। क्या है? वैश्वीकरण और विदेशी निवेश। इसको बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर
इससे रिलेटेड अगर और भी आपको प्रश्न चाहिए होंगे, है ना, तो सबका प्रश्न जो है दोस्तों मेरे ही चैनल पर करवाया जाएगा। मिस VBI प्रश्न जो है आपका इकोनॉमिक्स का मेजर 2, वो सारे प्रश्न जो है मेरे चैनल पर करवाया जाएगा और आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी तैयारी मेरे ही चैनल पर करवाया जाएगा। तो ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि मैं VBI क्वेश्चन जल्द से जल्द बना सकूं, है ना। और आप देख भी सकते हो कि मैंने जो VBI प्रश्न बताए थे वो पिछले ईयर्स भी मैच हुए थे। तो जल्द से जल्द आप लोग तैयार हो जाएं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो लोग भी जो है देखें, है ना, और उनकी भी एग्जामिनेशन की तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, कह रहा है वैश्वीकरण और विदेशी निवेश, है ना। कह रहा है कि 1991 के बाद जो है ना भारत में वैश्वीकरण आया। वैश्वीकरण ना समझते हैं, विदेशों कंपनियों के साथ जो है ना व्यापार करना शुरू किया। कौन? भारत। वही कह रहा है कि 1991 के बाद भारत में जो है ना वैश्वीकरण आया, जिसका मतलब है भारतीय बाजार जो है ना विदेशी कंपनियों के लिए खुल गए। मींस भारत जो है विदेशियों के लिए भी जो है ना खुल गया कि विदेशी लोग भी यहाँ पे आकर के क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और कंपनी चालू कर सकते हैं। वही कहा गया कि कई बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भारत में काम कर रही है, इससे नई उद्योग स्थापित हुए और नौकरी के अवसर भी बढ़े। किसके जरिए? वैश्वीकरण के जरिए। कह रहा विदेशी निवेश से भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा मिला। ठीक है, और विदेशी निवेश से क्या हुआ? भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है वो फायदा मिला। मींस भारत के लोग जो है जो बेरोजगार हैं कम से कम उसको तो काम मिला। हाँ, ठीक है। अब हमारा नौवां जो आता है, नौवां पॉइंट में हमारा कुटीर और लघु उद्योग। क्या है? कुटीर और लघु उद्योग। कुटीर मतलब क्या होता है? छोटा छोटा उद्योग। ठीक है, जैसे कह रहा है कि भारत में छोटे छोटे उद्योग जैसे हस्तशिल्प, जूट उद्योग, हथकरघा उद्योग, ठीक है, बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं। कह रहा है ये उद्योग जो है ना ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काम देते हैं। छोटे छोटे उद्योग अगर आप स्थापित कर रहे हैं तो ये सब क्या होगा? ग्रामीण के लोग तो उसमें कम से कम काम करेंगे। हाँ, तो काम करेंगे। कह रहा है उदाहरण के लिए जैसे लकड़ी का काम हो गया, बड़ी लोग कर रहा है। ठीक है, मतलब कोई भी कर रहा है, मतलब ये हो रहा है, इसमें बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं। मिट्टी के बर्तन को बनाना, कपड़ा बुनाई करना, ये सब कार्य जो है वो लोगों को क्या करता है? रोजगार देता है। अब हमारा 10वां जो पॉइंट है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, वो है डिजिटल अर्थव्यवस्था। हम लोग सब देख रहे हैं कि हमारा भारत जो है वो आज का डिजिटल बनते जा रहा है। डिजिटल मतलब क्या होता है? तो हर चीज यहां पे ऑनलाइन होते जा रहा है। कह रहा है कि आज भारत जो है तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता चला जा रहा है। लोग जो है ना अब ऑनलाइन भुगतान जैसे UPI हो गया, पेटीएम और इंटरनेट के जरिए खरीदारी करते हैं। लोग अगर कहीं जाता है तो जल्दी से कैश लेके नहीं जाता है, वो सोचता है कि चलो यार फोन है ना, फोन में पैसा क्या करेंगे कैश लेके। ठीक है, तो वही कह रहा है कि लोग जो है ना आजकल के डिजिटल अर्थव्यवस्था में जीने लगा है ना। स्टार्टअप कंपनियां जैसे नई तकनीकों का उपयोग करके कारोबार कर रही है। ठीक है, स्टार्टअप कंपनियां जो है ना नई नई तकनीकों का उपयोग करके क्या कर रही है? कारोबार कर रही है। ठीक है, इससे लोगों को क्या मिला? रोजगार मिला, है ना, और अर्थव्यवस्था भी क्या हुआ? मजबूत हो रही है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में अवश्य आया होगा। और लास्ट में हमारा आता है निष्कर्ष। कोई भी प्रश्न आप लिखो उसमें से निष्कर्ष लिखना अति आवश्यक है। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि जो आपको ऊपर में समझ में आया वही चीज आपको निष्कर्ष में यहाँ पे फिल कर देना। लिखना इस प्रकार से कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान और मिश्रित और विकासशील अर्थव्यवस्था है। हम लोग सब जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कृषि प्रधान, मिश्रित और विकासशील अर्थव्यवस्था है। इसमें सेवा क्षेत्र, उद्योग और कृषि मिलकर के विकास में योगदान देते हैं। कहां पे? भारत में। हालांकि गरीबी और बेरोजगारी जो है ना यहां पे समस्याएं हैं, लेकिन नई तकनीकी और सरकारी योजनाओं के चलते भारत के पास तेजी से आगे बढ़ने की बहुत सारी संभावनाएं हैं, है ना। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिएगा। कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा कि कौन से पेपर का और भी आपको तैयारी करवाना है। यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है, जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही VBI होने वाला है। ठीक है, इसलिए इसको अवश्य पढ़ लें, है ना। प्रश्न क्या है कि 1956 और 1991 की औद्योगिक नीति का व्याख्या करें। प्रश्न क्या है कि 1956 और 1991 की औद्योगिक नीति जो है उसका क्या करना है? व्याख्या करना है ना।
अब देखिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके माइंड में यह सवाल उठा होगा कि आखिर औद्योगिक नीति का मतलब क्या होता है। प्रश्न क्या उठा होगा कि औद्योगिक नीति का अर्थ क्या होता है। तो मैं एकदम आसान से शब्दों में आपको बता देना चाहता हूं कि औद्योगिक मतलब होता है उद्योग, फैक्ट्री, है ना। और नीति का मतलब होता है नियम बनाना। मिस कह सकते हैं कि उद्योगों के लिए जो नियम बनाए गए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिक नीति कहते हैं। ठीक है, अब आखिर उद्योगों के लिए नियम क्यों बनाए गए। तो मान लीजिए आप कोई भी फैक्ट्री चालू करते हैं, तो क्या ऐसा है कि आप प्रदूषण करिएगा, अत्यधिक प्रदूषण करिएगा? नहीं। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, अगर कोई काम में अगर नियम नहीं है, नियम और कानून नहीं बना हुआ है, तो वो काम सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए 1956 ईस्वी में और 1991 ईस्वी में उद्योगों के लिए जो है ना कई सारे नियम बनाए गए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1956 और 1991 की औद्योगिक नीति कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग समझते हैं कि आखिर 1956 ईस्वी की औद्योगिक नीति में क्या कहा गया था, क्या नियम बनाए गए थे, और 1991 की औद्योगिक नीति में क्या क्या नियम बनाए गए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को लिखना है भूमिका। क्या लिखना है, भूमिका। और लिखेंगे इस प्रकार से कि भारत में औद्योगिक नीतियों का निर्माण जो है ना देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए किया गया। मीन्स क्या कह रहा है कि भारत में औद्योगिक नीति जो बनाया गया, औद्योगिक नीति का जो निर्माण किया गया, वो क्यों किया गया, तो देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए। मीन्स देश में जो उद्योग है ना, उसको क्या करने के लिए, विकास करने के लिए जो है ना इसका निर्माण किया गया। कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में औद्योगिक विकास के लिए समय समय पर नीतियां लागू किया गया। क्या कह रहा है कि आजादी के बाद, जब हमारा भारत आजाद हुआ, तो आजादी के बाद भारत में उद्योगों के विकास के लिए ना समय समय पे क्या किया गया, नीति बनाया गया, नियम बनाया गया, जिनमें से 1956 और 1991 की औद्योगिक नीति जो है ना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1956 और 1991 की ही औद्योगिक नीति बनाई गई है, और भी कई सारे औद्योगिक नीति बनाया गया है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो विशेष है, वो कौन सा है, 1956 और 1991। इसलिए हमारा प्रश्न पूछा जाता है कि 1956 और 1991 की औद्योगिक नीति का व्याख्या करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं कि 1956 ईस्वी की औद्योगिक नीति क्या थी। तो देखिए, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ 1956 की औद्योगिक नीति, क्या लिखा हुआ है, 1956 की औद्योगिक नीति। कहा गया कि 1956 की औद्योगिक नीति को औद्योगिक नीति संकल्प 1956 कहा जाता है। 1956 की औद्योगिक नीति को क्या कहा जाता है, तो औद्योगिक नीति संकल्प 1956 कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन IPR 1956 कहा जाता है। यह चीज याद रखना है आपको, है ना। कह रहा है कि यह नीति जो है वो किस पे आधारित थी, तो समाजवादी दृष्टिकोण में, समाज के दृष्टिकोण पर यह आधारित था। कह रहा है कि उसका उद्देश्य जो था वो सामाजिक न्याय, संसाधनों का समान वितरण और सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करना था। कोई पूछेगा कि इसका उद्देश्य क्या था, तो सामाजिक न्याय, समान मतलब समाज को जो है ना एक जैसा न्याय देना, संसाधनों का समान वितरण करना, मतलब सारे फैक्ट्रियों को समान संसाधन देना, और सार्वजनिक क्षेत्रों को मजबूत करना। कह रहा है यह नीति देश के दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ लागू किया गया था। ठीक है, यह जो नीति है ना, जब हमारे देश में दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू हो रही थी, उस समय इसको लागू किया गया था। अब देखिए, इस नीति का मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य पहला है सामाजिक और आर्थिक समानता। मैंने ऊपर में बताया था आपको, है ना। तो कह रहा है कि आर्थिक विकास के साथ समाज में समानता सुनिश्चित करना। मान लीजिए हम अपना आर्थिक विकास करेंगे, लेकिन अगर समाज को लेके नहीं चलेंगे, समाज का विकास नहीं करेंगे, तो क्या ये ठीक है, नहीं। इसलिए कहा गया कि आर्थिक विकास तो करना ही है, उसके साथ साथ समाज का भी विकास करना है ना। आगे, सार्वजनिक क्षेत्रों का विस्तार। इसमें कहा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र का भी विकास किया जाएगा, जैसे कि कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्रों के माध्यम से आर्थिक विकास में तेजी लाना। सार्वजनिक मतलब जितना भी क्षेत्र है सबका विकास करना। ठीक है। तीसरा हमारा है नियंत्रण और नियोजन। क्या है, नियंत्रण और नियोजन। कह रहा है कि संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना और निजी क्षेत्रों के एकाधिकार को रोकना। मिस कह रहा है कि संसाधन जो भी है, ठीक है, उसका उचित उपयोग करना। ऐसा नहीं कि जहां पे 2 लीटर पेट्रोल लग रहा है वहां पे 5 लीटर पेट्रोल हम फूंक दिए, ऐसा करना है क्या, नहीं करना है। ठीक है, संसाधनों का उचित उपयोग करना है और निजी क्षेत्र के एकाधिकार को रोकना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर चौथा जो है वो स्वावलंबन। क्या है, स्वावलंबन। स्वावलंबन का मतलब क्या है कि भारत को जो है ना आत्मनिर्भर बनाना,
क्या करना, भारत को जो है आत्मनिर्भर बनाना और औद्योगिक आधार को मजबूत करना, उद्योगों का जो आधार है उसको क्या करना, मजबूत करना। ये किसका उद्देश्य था, तो आपको कहना है 1956 के औद्योगिक नीति का उद्देश्य था, है ना। अब बातें यहां पे आती है कि चलिए ठीक है, यहां तक तो हम लोगों ने जान लिया कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। अब लोग जानेंगे कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। ये जो नीति है 1956 का, इसमें क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। तो देखिए, इसका पहला जो विशेषता है वो क्या है कि उद्योगों का वर्गीकरण। कहा गया ना, इसमें उद्योगों का वर्गीकरण किया गया, उद्योगों को बांटा गया है। कैसे बांटा गया, तो कह रहा है उद्योगों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। पहला अनुसूची 1, अनुसूची ए, ठीक है। अनुसूची ए में कौन आता है, तो कह रहा है इसमें जो है ना 17 उद्योग शामिल थे। अनुसूची ए में जो है 17 उद्योग शामिल थे जो पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में था। जो पूरी तरीके से किसके नियंत्रण में था, तो सरकार के नियंत्रण में था। कह रहा है जैसा कि रक्षा उत्पादन, रेलवे हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, कोयला खनन हो गया, तेल शोधन और इस्पात उद्योग जो है ना, ये सब सारे के सारे उद्योग जो किस में शामिल थे, तो अनुसूची ए में शामिल थे, जो किसके कंट्रोल में थे, सरकार के कंट्रोल में थे। फिर हमारा आता है अनुसूची बी। क्या आता है, अनुसूची बी। अब कहा गया है कि अनुसूची बी में कौन कौन है, तो कह रहा है इन उद्योगों में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के निवेश की अनुमति दिया गया। ठीक है, इस उद्योग में कहा गया कि सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के निवेश की अनुमति है। ठीक है, आप दोनों कार्य कर सकते हैं। उदाहरण जैसे मशीन निर्माण, रसायन और बिजली उत्पादन। ठीक है, इसमें से प्राइवेट कंपनियां भी और सरकारी कंपनियां भी कार्य कर रही थी। फिर तीसरा हमारा आता है अनुसूची सी। क्या आता है, अनुसूची सी। अनुसूची सी, अब देखिए कह रहा है ना, अनुसूची सी का मतलब है कि जो भी उद्योग बच गए, बाकी सभी उद्योग जो है ना वो निजी क्षेत्र के लिए खुले थे। ठीक है, कि आराम से जो भी बच गया वो आराम से कार्य कीजिए आप लोग, है ना। तो इस प्रकार से इसको 3 भागों में बांटा गया था। अब कह रहा है दूसरा इसका जो विशेषता है वो क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, तो कह रहा है कि 1956 की नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों ने भूमिका दिया। सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों ने मिलकर के कार्य किया। ठीक है, फिर तीसरा है राज्य का नियंत्रण। क्या है, राज्य का नियंत्रण। कह रहा ना कि सरकार ने बड़ी और बुनियादी उद्योगों पर नियंत्रण रखा। सरकार ने क्या किया, बड़ा बड़ा उद्योग पर जो है ना नियंत्रण रखा, ताकि देश के विकास की दिशा जो है ना तय किया जा सके। किसके अंतर्गत, तो 1956 के औद्योगिक नीति के अंतर्गत, है ना। कह रहा है उसके बाद चौथा हमारा है नियोजन की भूमिका। क्या है, नियोजन की भूमिका। कह रहा है औद्योगिकरण को पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लागू किया गया। ये जो औद्योगिकरण नीति है उसको पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लागू किया गया। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र को वित्तीय सहायता और विशेषाधिकार दिया गया। ठीक है, अब इसके लिए क्या किया गया, जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसको पैसे से भी हेल्प किया गया और उसको अधिकार भी दिया गया, विशेष अधिकार भी दिया गया, ताकि वो लोग बढ़िया से कार्य कर सके। फिर 5वां पॉइंट बनाना है सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर। इन्होंने क्या किया, सार्वजनिक क्षेत्रों पर भी जोर दिया। कह रहा है कि इस नीति के तहत बड़े और बुनियादी उद्योगों का विकास की जिम्मेदारी सरकार की थी। ये जो नीति है इसके तहत बड़े और बुनियादी उद्योग का जो विकास है ना उसका जिम्मेदारी किसके ऊपर था, तो सरकार के ऊपर। किसके ऊपर, सरकार के ऊपर था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इसका क्या महत्व रहा। 1956 ईस्वी में जो औद्योगिक नीति आया था उसका क्या महत्व रहा। तो कहा गया कि यह जो नीति है वो भारत में बुनियादी उद्योग, मतलब जो बेसिक इंडस्ट्रीज है उसके विकास का आधार बना। कौन सा उद्योग, कौन सा नीति, तो 1956 की नीति। कह रहा है इससे जो है सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता का उद्देश्य को बल मिला। इससे जो है ना समाज में भी न्याय आया। ठीक है, और आर्थिक समानता भी आया। फिर तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र में तेजी से विस्तार हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र में जो है ना इससे क्या हुआ, तेजी से विस्तार हुआ, तेजी से विकास हुआ, है ना। तो यहां तक हम लोगों ने समझ गया कि 1956 की औद्योगिक नीति क्या थी। अब बातें यहां पे आती है कि चलिए अब हमको बताइए 1991 की औद्योगिक नीति। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको बोल दे रहा हूं कि मेजर ट्रू इकोनॉमिक्स की पूरी तैयारी दोस्तों मेरे ही चैनल पे आपको करवाई जाएगी। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन से पहले मैं पूरी तैयारी इसको करवा दूंगा और जो भी वीवीआई क्वेश्चन है बस उसी क्वेश्चन की तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिस आपके क्लासमेट जितने भी हैं जिनका मेजर इकोनॉमिक्स है उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि मैं जल्द से जल्द इसका वीडियो बना सकूं। क्योंकि जिस प्रकार से आपका व्यूज जाएगा उसी प्रकार से मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर मुझे लगेगा कि नहीं
व्यूज नहीं जा पा रहा है, ठीक है, तो मैं दूसरे सब्जेक्ट का बनाना चालू कर दूंगा फिर, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि 1991 की औद्योगिक नीति, अब इसमें क्या था, उसमें तो कहा गया कि सार्वजनिक क्षेत्रों पर जोर देना है, ठीक है, सबका विकास करना, समान विकास करना है। लेकिन इसमें क्या कहा गया, तो इसमें कह रहा है कि 1991 की औद्योगिक नीति को नई औद्योगिक नीति के नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, NIP 1991। कह रहा है इसे आर्थिक संकट के समय लागू किया गया। और इसको जो है ना कब लागू किया गया था, आर्थिक संकट के समय लागू किया गया था, जब भारत को विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा था। कब, जब भारत को विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा था, तब जो है ना इसे लागू किया गया। किसको, 1991 की औद्योगिक नीति को। कह रहा है यह जो नीति है वो किस पे आधारित था, तो आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर आधारित था, ठीक है। मतलब दूसरे देशों से भी व्यापार करना है और दूसरे देश जो है हमारे देश में आकर के भी क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। मींस इंडस्ट्री लागू कर सकते हैं, व्यापार शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये किसके तहत कहा गया, तो 1991 की औद्योगिक नीति के तहत कहा गया। अब देखिए इसका मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं, तो कहा गया इसका मुख्य उद्देश्य था पहला, आर्थिक सुधार लाना। क्या करना, आर्थिक सुधार, मींस भारत की अर्थव्यवस्था को संकट से उबारना। भारत की जो अर्थव्यवस्था जो संकट में पड़ी हुई है उसको वहां से बाहर निकालना किसका उद्देश्य था, तो 1991 का उद्देश्य था। कह रहा है फिर उदारीकरण, उदारीकरण मतलब कह रहा है कि औद्योगिक विकास में सरकारी नियंत्रण को कम करना। उद्योगों के विकास में सरकारी नियंत्रण को क्या करना, कम करना, यह किसका उद्देश्य था, तो 1991 की औद्योगिक नीति का उद्देश्य था। फिर कह रहा है वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का मतलब क्या है कि भारतीय उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना, ठीक है, कि हम भी कम नहीं हैं, है ना। जैसे सारे देश औद्योगिक में अपना भूमिका निभा रहा है, वैसे भारत भी क्या कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है ना उद्योगों का स्थापना कर रहा है, ठीक है। ये प्रतिस्पर्धा में आ गया, ठीक है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था 1991 की औद्योगिक नीति का, है ना। उसके साथ साथ कह रहा है निजीकरण, क्या कह रहा है, निजीकरण, कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सुधार और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना। मींस कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र में जो उद्योग थे उसमें सुधार करना और निजी क्षेत्र की भागीदारी जो है ना उसमें से बढ़ाना, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। अब बातें यहां पे आती है इसके मुख्य विशेषताओं की। तो कह रहा है कि इसके मुख्य विशेषताएं, पहला है कि औद्योगिक लाइसेंसिंग का अंत। उद्योगों को जो लाइसेंसिंग मिल रहा था, लाइसेंस जो मिल रहा था, उसका अंत किया गया। तो कैसे किया गया, तो कह रहा अधिकांश उद्योग के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को समाप्त किया गया, ठीक है। मैं पहले क्या था, उद्योग अगर आपको स्थापना करना है तो आपको लाइसेंस मैंडेटरी है, लेकिन अभी क्या कह रहा है कि सिर्फ 18 उद्योग जैसे रक्षा उत्पादन, खतरनाक रसायन और परमाणु ऊर्जा जो है ना लाइसेंसिंग के अंतर्गत रहे, ठीक है। इसी उद्योगों को जो है ना लाइसेंस बनाने की जरूरत है। किसके तहत कहा गया, तो 1991 की औद्योगिक नीति के तहत ये कहा गया था। फिर दूसरा कहा गया था कि निजी क्षेत्रों को बढ़ावा, इसमें जो है ना निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। कह रहा है कि कई क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोल दिया गया, कई क्षेत्रों को निजी निवेश के लिए खोल दिया गया और सरकार ने निजी क्षेत्र की भूमिका को मान्यता दिया। सरकार ने क्या किया, निजी क्षेत्र की भूमिका को जो है ना मान्यता दिया था। किसके अंतर्गत, तो 1991 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत। फिर तीसरा कह रहा है कि विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, इसमें जो है ना विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया कि आप क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे आकर के क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और फैक्ट्री चालू कर सकते हैं। वही कहा गया कि विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई और भारतीय उद्योगों में स्वतः स्वीकृति के आधार पर विदेशी निवेश की अनुमति दिया गया। फिर चौथा हमारा है वैश्वीकरण। क्या है, वैश्वीकरण, कह रहा है आयात निर्यात नीतियों को उदार बनाया गया, ठीक है। मींस आयात और निर्यात की नीतियों को बनाया गया कि आप आयात भी कर सकते हैं, निर्यात भी कर सकते हैं, ठीक है। और भारत को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा गया, ठीक है। और भारत जो है ना इस प्रकार से क्या हुआ, विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा, ठीक है। और कहीं भी जो है ना भारत व्यापार कर सकता है। किसके तहत, तो वैश्वीकरण के तहत। उसके बाद पांचवा इसका विशेषता है तकनीकी उन्नति। क्या है, तकनीकी उन्नति। कह रहा है कि भारतीय उद्योगों को आधुनिक तकनीकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके अंतर्गत जो है ना भारतीय उद्योग जो है उसको कहा गया कि आप क्या करिए, आधुनिक तकनीकों का उपयोग करिए। फिर छठा इसका जो विशेषता है वो कर और वित्तीय सुधार। इसमें जो है ना टैक्स और वित्तीय सुधार पे सुधार किया गया। कैसे, तो कहा गया कि औद्योगिक क्षेत्रों पर करों को सरल और उदार बनाया गया, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र पर जो टैक्स लगता था उसको कम किया गया, जिससे उद्योगों का विकास हो पाया, है ना।
अब लास्ट हमारा आता है निष्कर्ष। मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन आप लिखो तो क्वेश्चन लिखने के बाद लास्ट में जो है ना आपको निष्कर्ष लिखना बड़ा ही आवश्यक है ना। तो लिखिएगा कि जो आपको ऊपर में समझ में आया कि 1956 की औद्योगिक नीति ने भारत को समाजवादी ढांचे की ओर बढ़ाया और सार्वजनिक क्षेत्रों को आर्थिक विकास का आधार बनाया, जबकि 1991 की औद्योगिक नीति ने क्या किया, आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण की एक दिशा में कदम बढ़ाया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को जो है ना वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया गया, जिससे क्या हुआ, भारत जो है विश्व के साथ व्यापार करने के लिए जो है ना सक्षम हो पाया। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यह जो प्रश्न है दोस्तों प्रत्येक एग्जामिनेशन में हर साल पूछा जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड मतलब समझते हैं बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो संभावना है कि आपके अगले एग्जामिनेशन में भी ये प्रश्न पूछा जाए, ठीक है। उसके पहले आपको ये चीज देख लेना है और बस आपको सुनना है और सुनकर ये चीज याद हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि हरित क्रांति की उपलब्धियां, प्रभाव एवं सीमाओं की आलोचनात्मक व्याख्या करें, ठीक है। अब बातें यहां पे ये उठती है कि आखिर हरित क्रांति का मतलब क्या होता है, हरित क्रांति का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए क्रांति का मतलब अगर बात करें तो क्रांति का मतलब बदलाव, ठीक है। क्रांति का मतलब क्या होता है, बदलाव, है ना। और हरित मतलब समझते हैं हरा भरा, ठीक है। मींस अपने एनवायरमेंट को, ठीक है, फसल को हरा भरा करने में जो बदलाव आया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं, हरित क्रांति। जैसे कि मान लीजिए धान का खेती किया जा रहा है, ठीक है, और आप जान रहे हैं कि धान का पैदावार नहीं हो रहा है ना, तो क्या किए कि दूसरे किस्म का बीज लगा दिए ताकि उसमें जो है ज्यादा पैदावार हो, है ना। उसके साथ साथ कई किस्म के जो है ना कीटनाशकों का छिड़काव किए ताकि क्या हो, हमारा जो फसल है वो बढ़िया हो, ठीक है। तो वही कहा गया कि फसलों को हरा भरा करने के लिए, फसलों को उन्नत करने के लिए किए गए बदलावों को ही हम लोग क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हरित क्रांति कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं विस्तार से कि आखिर हरित क्रांति का अर्थ क्या है, ठीक है, और हरित क्रांति भारत में कब आया था और इसके जनक किसको कहा जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले ऊपर में कि हरित क्रांति का अर्थ, और लिखेंगे इस प्रकार से कि हरित क्रांति का अर्थ है कृषि क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर परिवर्तन जो फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए नई तकनीकों और आधुनिक साधनों का इस्तेमाल करके किया गया। यही मैंने आपको बताया, ठीक है, कि यह जो है वो कृषि क्षेत्र से संबंधित है, जो क्या करता है, तो फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए नई तकनीकों और आधुनिक साधनों का इस्तेमाल करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। या तो कह सकते हैं कि फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए आधुनिक साधनों और तकनीकों का उपयोग ही क्या कहलाता है, हरित क्रांति कहलाता है ना। कहा गया कि इसका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन को इतना बढ़ाना था कि देश जो है ना आत्मनिर्भर हो सके और भुखमरी तथा गरीबी की समस्या का समाधान हो सके। मैं देखिए यह जो हरित क्रांति आया था उसका उद्देश्य मीन्स मेन जो पर्पस था वो ये था कि इस मतलब फसलों का उत्पादन इतना किया जाए कि हमारा देश जो है वो क्या बन सके, आत्मनिर्भर बन सके, किसी से मांगने की हमको जरूरत ना पड़े फसलों का, ठीक है। और भुखमरी तथा गरीबी की समस्या जो है ना हमारे देश से जड़ से खत्म हो जाए। लोगों ने बहुत बढ़िया सोच करके इसको लागू किया, लेकिन कहा जाता है ना कि प्रत्येक सिक्का का दो पहलू होता है। बिल्कुल सेम तरीके से इसके कुछ अच्छे प्रभाव भी हुए और कुछ बुरे प्रभाव भी हुए, है ना। इसके दोनों प्रभावों को हम लोग विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बातें यहां पे कही गई उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कहा गया कि हरित क्रांति का श्रेय जो है ना कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग तथा भारत में इसके प्रवर्तक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया जाता है, ठीक है। मीन्स हरित क्रांति का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है, तो कृषि वैज्ञानिक थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। लेकिन भारत में इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कोई पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति के प्रवर्तक कौन थे या तो जनक कौन थे, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, है ना। कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया, इसे सफल बनाने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इन्होंने जो है ना हरित क्रांति को सफल बनाने हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, ठीक है, और महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया था। नेक्स्ट लिखना है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1960 के दशक में हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो कब हुआ, 1960 के दशक में हुआ। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा।
नेक्स्ट कहा गया जिसका मुख्य उद्देश्य देश में अन्न सुरक्षा को बढ़ावा देना था। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देश में जो है अन्न सुरक्षा को बढ़ावा देना, मीन्स अन्न को जो है ना सुरक्षित रखना, फसलों को सुरक्षित रखना। इसके तहत खेती में नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। इसके तहत क्या किया गया? खेती में जो है ना नए नए तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि उच्च बीज वाले HYB बीज, ठीक है, मीन्स होता है ना उच्च पैदावार वाले बीज, है ना, रासायनिक खाद, ठीक है, कीटनाशकों का प्रयोग और सिंचाई के नए नए तरीके का उपयोग किया गया ताकि फसलों में जो है ना ज्यादा पैदावार हो। ठीक है, अब बातें यहां पे आती है। क्वेश्चन पूछा था कि हरित क्रांति के प्रभावों का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या पूछा था? हरित क्रांति के प्रभावों का वर्णन करें। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर हरित क्रांति जब लाया गया तो क्या इसका सिर्फ सही ही प्रभाव पड़ा, मीन्स सकारात्मक ही प्रभाव पड़ा, क्या इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा? तो आज के वीडियो में अभी जो हम लोग इसके दोनों चीजों को जानेंगे, इसके प्रभाव को समझेंगे कि हरित क्रांति का आखिर क्या क्या प्रभाव पड़ा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी हो और मेजर 2 ज्योग्राफी की तैयारी करना चाहते हो, है ना, तो इसकी फुल्ली तैयारी दोस्तों मेरे ही चैनल पर करवाया जाएगा। जिस प्रकार से सेमेस्टर 1 में आपको तैयारी करवाया गया था, बिल्कुल सेम तरीके से आपको सेमेस्टर 2 में भी फुल्ली तैयारी करवाया जाएगा। और अपने अन्य सब्जेक्ट जो भी आपके हैं उसका कमेंट आप मुझे कर दीजिएगा, उसकी भी तैयारी दोस्तों मेरे ही चैनल पे आपको करवाया जाएगा और बड़े ही आसान शब्दों में करवाया जाएगा। और उसके साथ साथ आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है ताकि आपको एग्जाम का टेंशन ना रहे, है ना। हर मैं इंफॉर्मेशन जो आएगा वो सारी इंफॉर्मेशन को आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा ताकि आपको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है इसके कुछ प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। क्या लिखा हुआ है? इसके कुछ प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित है। ठीक है, पहला प्रभाव जो आता है वो कृषि उत्पादन में वृद्धि। इसका पहला प्रभाव क्या हुआ? हरित क्रांति के आने से कृषि के उत्पादन में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। क्या हुआ? वृद्धि। वृद्धि मतलब समझते हैं बढ़ोतरी, ठीक है, मींस बढ़ जाना, है ना। कहा है कि हरित क्रांति के बाद भारत का अन्न उत्पादन काफी बढ़ गया। हरित क्रांति के बाद क्या हुआ? भारत का जो अन्न उत्पादन था वो काफी बढ़ गया। ठीक है, खास करके गेहूं और चावल की फसलों में, खास करके किसमें गेहूं और चावल की फसलों में जो है इसका उत्पादन जो है वो क्या हो गया? बहुत ज्यादा बढ़ गया। कहा जाता है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसा राज्यों में उत्पादन में बड़े स्तर पर वृद्धि देखी गई। ठीक है, और कहा गया कि पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो है ना इसमें से उत्पादन में बड़े स्तर पर वृद्धि देखा गया। ठीक है, कि यहां पे जो है ना गेहूं और चावल की फसलों में जो है उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा था। ठीक है, तो पहला इसका प्रभाव पड़ा कृषि उत्पादन में वृद्धि। देखिए कहा गया, इसी में कहा गया कि इसका नतीजा यह हुआ कि भारत अन्न के मामलों में आत्मनिर्भर हो गया। ठीक है, इसका नतीजा यह हुआ कि भारत जो है ना अन्न के मामलों में जो है ना क्या हो गया? आत्मनिर्भर हो गया और भूखमरी के संकट को दूर करने में सफल रहा। कौन? भारत। तो ये किसका प्रभाव रहा? तो हरित क्रांति का ही प्रभाव रहा। दूसरा पॉइंट है किसानों की आय में सुधार। इससे क्या हुआ? किसानों की आय में सुधार हुआ। कैसे? तो देखिए कहा जाता है कि हरित क्रांति के कारण किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई। हरित क्रांति के कारण क्या हुआ? किसानों की आय में क्या हुआ? बढ़ोतरी हुआ, क्योंकि उनके पास जो है ना अब अधिक उत्पादन था। क्योंकि अब उसके पास क्या हो रहा था? अधिक उत्पादन हो रहा था। जब अधिक उत्पादन होगा तो वो क्या कर रहे थे? उसको बेच करके पैसा कमा रहे थे। वही लिखा हुआ कि जिसे वे बाजार में बेच सकते थे, जिसको क्या कर सकते थे? वो बाजार में बेच सकते थे। हालांकि इसका लाभ जो है ना मुख्य रूप से बड़े और मध्यम किसान को हुआ। ठीक है, इसका लाभ जो है अधिकतर किसको हुआ? जो बड़े बड़े किसान थे और जो मध्यम किसान थे उन्हीं लोग को हुआ, क्योंकि उनके पास जो है ना नई तकनीकी में निवेश करने के संसाधन थे। जैसे मान लीजिए मुझे ट्रैक्टर खरीदना है, ठीक है, और मैं छोटा किसान हूं तो मैं कहां से ट्रैक्टर खरीद पाऊंगा? मैं बैलों से खेती कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं ट्रैक्टर खरीद पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसका फायदा जो है किसको हुआ? तो जो बड़े बड़े किसान थे और जो मध्यम किसान थे उन लोगों को इसका ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन छोटे किसानों को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अब देखिए तीसरा इसका प्रभाव पड़ा सिंचाई और जल संसाधनों पर दबाव। इससे क्या हुआ? जब यहां पे हरित क्रांति आया ना तो फसलों का उत्पादन जो है अधिक होने लगा। ठीक है, और फसलों का जब उत्पादन अधिक होगा तो पानी भी तो अधिक चाहिए होगा। तो इससे क्या हुआ? जल संसाधनों पर दबाव पड़ा। वही लिखा हुआ है कि हरित क्रांति में सिंचाई का महत्व बढ़ा, जिससे कई क्षेत्रों में जल संसाधनों पर दबाव बढ़ गया। विशेष करके पंजाब और हरियाणा में भूजल स्तर घटने लगा। भूमि का जो स्तर है वो क्या होने लगा? घटने लगा, क्योंकि वहां जो है ना अधिक मात्रा में पानी का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, और जब पानी का उपयोग अधिक किया जाएगा तो क्या वहां का स्तर घटेगा कि नहीं घटेगा? हाँ, पानी का स्तर घट जाएगा। तो इसका तीसरा प्रभाव ये हुआ और ये नेगेटिव प्रभाव पड़ा। ठीक है,
फिर देखिए चौथा प्रभाव जो है वो पर्यावरण पर क्या है, पर्यावरण पर। मान लीजिए आप रासायनिक खादों का उपयोग करोगे, ठीक है, तो वो अगर उसको वो पानी में मिलेगा तो पानी में भी दिक्कत होगा, ठीक है, अगर वायु में मिलेगा तो वायु में भी प्रदूषण हो रहा है ना, तो इससे पर्यावरण पर भी इफेक्ट पड़ा। कहा जाता है कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता पर असर पड़ा, ठीक है, मिट्टी की उर्वरता पर क्या हुआ, असर पड़ा, और कई जगहों पर मिट्टी की गुणवत्ता घटने लगी, ठीक है, कई जगहों पर क्या हुआ, मिट्टी की गुणवत्ता जो है ना वो घटने लगी। इसके अलावा रसायनों के उपयोग से जो है ना जल प्रदूषण भी बढ़ा, ठीक है, जब वो जल में मिलता है तो जल में वो क्या करता है, प्रदूषण ही करता है, ठीक है। इसे हम लोग देख सकते हैं दूसरा भी इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पांचवा है आर्थिक असमानता में वृद्धि। क्या है, आर्थिक असमानता में वृद्धि। कहा जाता है हरित क्रांति का लाभ जो है ना छोटे और सीमांत किसानों को सीमित रूप से मिल पाया, ठीक है, मीन्स इसका जो फायदा है वो छोटे छोटे किसानों को जो है ना कम ही मिला, मीन्स सीमित, जितना मिलना चाहिए तो उतना ही मिला, क्योंकि नई तकनीक और संसाधनों का खर्च उठाना जो है ना उनके लिए कठिन था, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे किसान जो है वो कहाँ से उतना महंगा महंगा तकनीक खरीद पाएगा, जिससे क्या हुआ, कृषि क्षेत्र में आर्थिक असमानता बढ़ी। किसके कारण, हरित क्रांति के कारण। अब देखिए छठा इसका इफेक्ट पड़ा रोजगार पर प्रभाव। क्या है, रोजगार पर प्रभाव। कहा जाता है कि मशीनों और नई तकनीकों के इस्तेमाल के कारण कुछ स्थानों पर श्रमिकों की मांग कम हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए जब मशीन आने लगा ना, क्या आने लगा, मशीन जब आने लगा तो मशीन आदमियों का कार्य जो है ना वो कौन करने लगा, मशीन करने लगा। क्योंकि देखिए पहले धान कटाई का काम जो है लोग करते थे, लेकिन अब जो है मशीन आ गया, ठीक है। धान रोपाई का काम पहले लोग करते थे, अब उसके लिए भी मशीन आ गया, है ना। तो कहीं ना कहीं इससे हो रहा क्या हो रहा, रोजगार पर प्रभाव पड़ा, रोजगार छीना जा रहा लोगों का। और जब रोजगार छीना जाएगा तो लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, और यह जो हमारे देश के लिए समस्या ही समस्या है, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि मशीनों और नई तकनीकों के इस्तेमाल के कारण कुछ स्थानों पर श्रमिकों की मांग कम हुई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों पर असर पड़ा, ठीक है। अब बातें यहां पे आती है इसके निष्कर्ष का। किसका, इसके निष्कर्ष का। लेकिन इसके निष्कर्ष के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप वीडियो पे नए हैं दोस्तों, और अगर आपको अभी तक अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, और उनको बता दें कि इसी चैनल पे जो है पूरा तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और वीबीआई क्वेश्चन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए जानते हैं लास्ट में हम लोग निष्कर्ष को। किसको, निष्कर्ष को। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि हरित क्रांति ने भारत में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम लोग जानते हैं कि हरित क्रांति ने क्या किया, भारत को एक उन्नत देश बनाया। किसके मामले में, तो खाद्यान्न के उत्पादन में, ठीक है, मीन्स अन्न के उत्पादन में, फसलों के उत्पादन में, ठीक है। लेकिन हालांकि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी सामने आए, लेकिन इसका कुछ नकारात्मक इफेक्ट भी आया, है ना। मैंने आपको बताया था ना कि प्रत्येक सिक्के के दो पहलू, वैसे, ठीक है, इसका कुछ फायदा हुआ तो इसका कुछ हानि भी हुआ। जैसे कि पर्यावरण क्षति, इससे क्या हुआ, पर्यावरण को हानि हुआ, आर्थिक असमानता आया, ठीक है। ये सब चीजें जो है इस पे बुरा इफेक्ट पड़ा। कहा जाता है कि भविष्य में हरित क्रांति से सबक लेकर के टिकाऊ और समावेशी कृषि विकास की ओर ध्यान देना आवश्यक है, ठीक है। मीन्स भविष्य में जो है ना हरित क्रांति से सबक लेकर के, इससे सीख करके जो है ना ऐसा नियम या तो ऐसा विधि लाना है जिससे सब चीज का विकास हो। ऐसा ना कि वो सीमित समय के लिए रहे और किसी को प्रदूषित करे, किसी को हानि पहुंचाए, ठीक है। वो ऐसा चीज लाए जिससे सबका क्या हो, विकास हो। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको बड़े ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। यहाँ तक हम लोगों ने इसके तीसरे प्रश्न को क्लियर कर लिया। अब हम लोग जानेंगे इसके चौथे प्रश्न, जो कि इस प्रकार से है। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रहेगा दोस्तों कि भारत में भूमि, वन एवं जल संसाधनों की व्याख्या करें, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहेगा कि भारत में भूमि, वन एवं जल संसाधनों की व्याख्या करें। इंग्लिश में आपको पूछा जाएगा डिस्कस द लैंड, फॉरेस्ट एंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि भारत में भूमि, वन एवं जल संसाधन, ठीक है। यहाँ पे संसाधन का नाम आया, तो आखिर संसाधन क्या होता है। संसाधन अगर हम जानेंगे तब ना इन लोगों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संसाधन क्या है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा संसाधन के बारे में जान लेते हैं।
अब देखिए, अगर संसाधन का मतलब हम लोग आसान भाषा में समझना चाहें, ठीक है, तो संसाधन का मतलब वही चीज है जो चीज हम लोग अपने दैनिक जीवन के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए गाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, संसाधन हो गया। अगर मान लीजिए पानी का प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी संसाधन हो गया। तो मीन्स अपने दैनिक जीवन में जो भी चीजों का हम लोग उपभोग कर रहे हैं, ठीक है, प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। वो आपका डेफिनेशन के साथ में आपको बता दिया गया। देखिए यहाँ पे बताया गया है संसाधन, बताया गया है कि संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, ठीक है। देखिए संसाधन एक ऐसा स्रोत होता है, ठीक है, जिसका उपयोग जो है ना मनुष्य अपनी इच्छाओं के पूर्ति के लिए करता है, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए करता है। कौन करता है, मनुष्य करता है। उसी को क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं, ठीक है। या तो फिर हम लोग एक चीज और बोल सकते हैं इसको, कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु, हमारे पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जिसका इस्तेमाल हम लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, उसे संसाधन कहते हैं। मीन्स हमारे पर्यावरण में, हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में जो भी चीज उपलब्ध है, ठीक है, और जो चीजों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार से, उसी को क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए संसाधन, अब संसाधन की बात करें, संसाधन बहुत तरह का होता है। नवीकरणीय योग्य संसाधन होता है, अनवीकरणीय योग्य संसाधन होता है, तो वो सब हम लोग को अभी ध्यान नहीं देना, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे हम लोग को जाना है। क्वेश्चन हम लोग को पूछा था दोस्तों कि भारत में भूमि, वन एवं जल संसाधनों की व्याख्या करें। सबसे पहले हम लोग भूमि संसाधन के बारे में जानेंगे, वन संसाधन के बारे में जानेंगे, और फिर जल संसाधन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपका डेफिनेशन खत्म हो गया कि संसाधन किसको कहते हैं। अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे बताया गया आपको कि भारत की भूमि, वन एवं जल संसाधन, ठीक है, भारत की भूमि, वन और जल संसाधन, यहाँ बताया गया क्या कि भारत में भूमि, वन एवं जल संसाधनों की विस्तार पूर्वक व्याख्या निम्नलिखित है, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे जो है क्या किया गया, भूमि का, वन का और जल संसाधन का जो कि भारत में उपलब्ध है, उसका व्याख्या जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया, ठीक है, विस्तार पूर्वक किया गया, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग भूमि के बारे में, किसके बारे में जानेंगे, भूमि के बारे में, कि भूमि संसाधन क्या है और ये भारत में किस प्रकार से उपलब्ध है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं भूमि संसाधन के बारे में, भारत का भूमि संसाधन के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताया गया, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो ना विशेष रूप से समझ में आया, बढ़िया से समझ में आ जाए, विस्तार से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट में क्या बताया गया है कि भारत की प्राकृतिक संसाधनों में भूमि सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर हम लोग भारत की संसाधन की बात करें तो भूमि जो है ना यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, किसका, प्राकृतिक संसाधन का, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ मनुष्य एवं अनेक जीव जंतु निवास करते हैं। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, पृथ्वी पे जो है, भूमि पे जो है ना, अनेक प्रकार के जीव जंतु, उसके साथ साथ मनुष्य यहाँ पे निवास करते हैं, ठीक है। कृषि भी भूमि पर ही होती है, और कृषि की बात करें अगर, जिससे हम लोग जीवित रहते हैं, वो भी कहाँ होता है, भूमि पे ही होता है, ठीक है। उसके साथ साथ सड़क, रेल, जलाशय व नदी आदि संसाधन भी भूमि पे ही उपलब्ध है। अगर हम लोग बात करें सड़कें की, रेल मार्ग की, जलाशयों की और नदियों की, ठीक है, तो ये भी कहाँ उपलब्ध है, भूमि पे ही उपलब्ध है। ये सब संसाधन है ना, तो ये सब संसाधन कहाँ है, भूमि पे ही है, ठीक है। इसलिए भूमि जो है हमारे लिए क्या है, नेसेसरी, ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है, कौन सी, भूमि। अब देखिए इसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों कि भारत, देखिए अगला पॉइंट बताएगा कि भारत में भूमि का क्षेत्रफल, अगर भारत में भूमि का क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है ना, ये भूमि है। कहाँ पे, भारत में भूमि उपलब्ध है, ठीक है, जिस पर भारत का 121.02 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। बात करें अगर भूमि का, तो भूमि कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भूमि है, ठीक है। और जनसंख्या कितना है यहाँ पे, तो 121.02 करोड़ जो है ना यहाँ पे जनसंख्या उपलब्ध है। कहाँ पे, भारत में। हो सकता है ये बढ़ते घटती रहती है, ठीक है। अब अगर बात करें, भारत के पास विश्व क्षेत्रफल का केवल 2.4% क्षेत्र है, ठीक है। अब बात करें विश्व के पूरे क्षेत्रफल का, तो भारत के पास जो है ना, पूरे विश्व का जो है ना 2.4% ही क्षेत्र प्राप्त है, किसको, भारत को, ठीक है। जिस पर विश्व जनसंख्या की
70.5% जनसंख्या निवास करती है, जिस पर जो है ना विश्व जनसंख्या का मतलब विश्व की बात करें पूरा विश्व का जो है ना 17.5% जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है, भारत में निवास करती है। कहाँ करती है दोस्तों, भारत में निवास करती है। ठीक है, यहां तक आपको दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके तीसरा पॉइंट की तरफ, देखते हैं तीसरा पॉइंट में क्या बताया गया है। अब देखिए, अगर इसके तीसरा पॉइंट की तरफ बढ़े तो इसका तीसरा पॉइंट बताया गया कि भारत का स्थान भूमि के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां है। अगर भारत का स्थान हम लोग जानेंगे भूमि के क्षेत्रफल की दृष्टि से तो विश्व में 7वां स्थान पे है कौन, भारत। ठीक है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से पहला है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो वो क्या है, पहला ऐसा देश बन चुका है जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या उपलब्ध है। कहां पे, भारत में। ठीक है, फिर देखिए उसके अगला पॉइंट में बताया गया दोस्तों कि इस प्रकार भारत में 306.1 मिलियन हेक्टेयर भूमि में से केवल 141.2 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर ही खेती की जा रही है। ठीक है, अगर इस प्रकार बात करें तो भारत में जो है ना भूमि कितना उपलब्ध है कृषि के लिए, 306.1। ठीक है, इतना भूमि उपलब्ध है, लेकिन कितना होता है 141.2 ही जो है ना यहाँ पे खेती होती है। ठीक है, अतः भारत में 46% भूमि पर ही खेती होती है, मतलब 100% में जो है ना 46% ही भूमि पर क्या होती है, खेती होती है। ठीक है, और शेष भूमि पे अन्य संसाधन उपलब्ध है। अन्य संसाधन कहने का मतलब है जैसे पानी हो गया, वन हो गया। ठीक है, हर एक चीज तरह का मतलब अलग अलग संसाधन यहाँ पे मौजूद है अन्य क्षेत्रों में। ठीक है, यहां तक पूरे में हम लोग भूमि के बारे में जान गए कि भूमि हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए अगर हम लोग की बात हो, ठीक है, तो हम लोग रहते भी कहाँ है, भूमि पे ही रहते हैं। ठीक है, अगर भूमि नहीं रहता तो हम लोग रह पाते हैं क्या, नहीं रह पाते हैं। तो भूमि जो है हमारे लिए, ठीक है, नेसेसरी है। नेसेसरी मतलब क्या जानते हैं ना, महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये भारत के लिए क्या, भारत के संसाधन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा, भूमि। ठीक है, तो भूमि के बारे में हम लोग डिटेल से जान गए। चलिए अब हम लोग जानते हैं वन क्षेत्र के बारे में, वन संसाधन के बारे में, भारत के वन संसाधन के बारे में। ठीक है, अब देखिए वहां पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, दूसरा संसाधन क्या था, वन संसाधन। ठीक है, क्या था, वन संसाधन, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं अगर वन संसाधन का, तो वन भी जो है ना हमारे लिए क्या है, बहुमूल्य है। बहुमूल्य क्यों है, ठीक है, मान लीजिए अगर वन नहीं रहता, ठीक है, पेड़ पौधे नहीं रहते तो क्या हम लोग ऑक्सीजन ले पाते, नहीं ले पाते। क्या हमारा वातावरण ठंडा हो पाता, नहीं हो पाता। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना ये क्या हो जाता, पूरा पृथ्वी जो है वैश्विक तपन से जो है ना खत्म हो जाता। ठीक है, तो यहां बताया गया है वन संसाधन के बारे में। देखिए इसमें भी आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताया गया है कि वन संसाधन एक मूल्य संसाधन है, मूल्यवान संसाधन है। ठीक है, कौन सा, वन संसाधन जो भोजन, आश्रय, वन जीवन, आवास, ईंधन और दैनिक आपूर्ति जैसे औषधीय सामग्री और कागज प्रदान करता है। ठीक है, जो हम लोगों को क्या क्या देता है, तो भोजन देता है, आश्रय मतलब ठहरने का जगह देता है, वन्य जीवन वन्य के जीव जंतुओं को क्या देता है, ठहरने का जगह देता है, आवास घर हम लोग को देता है, ईंधन जलाने के लिए लकड़ी देता है, और कई प्रकार के औषधियां भी देती है, दवाइयां भी देती है, जड़ी बूटी से बना हुआ दवाइयां भी हम लोग को उपलब्ध कराता है। कौन, वन। ठीक है, बताया गया है कि वन पृथ्वी को CO2 आपूर्ति और हर चीज को संतुलित रखने का कार्य करती है। अब वन क्या करता है कि पृथ्वी को जो है ना CO2 का मतलब क्या है, ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पे CO2 लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना जब मात्रा उसकी जब फैलती है ना तो उसको क्या करता है, वो संतुलित रखने का प्रयास करता है। ठीक है, और हम लोगों को क्या देता है, ऑक्सीजन देने का, हम लोग को ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे CO2 का मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन। यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, कि यहाँ पे जो है ना हमारे पृथ्वी पे जो CO2 है, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, गर्मी उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, जब गर्मी उत्पन्न होता है ना तो उसको कम करने का प्रयास करता है कौन, वन संसाधन। ठीक है, मान लीजिए जैसे हम लोग है, ठीक है, तो हम मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, नहीं, क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो क्या मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, नहीं लेगा ना, ऑक्सीजन लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन इसीलिए जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, उसको परिवर्तित करता है, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है। कौन करता है, वन संसाधन। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे लिए क्या नेसेसरी है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट में आपको बताया गया है कि भारत के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से ज्यादा भूभाग पर जंगल है। ठीक है, कि भारत के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर बात करें, ठीक है, तो वहां पे 33% से ज्यादा भूभाग में क्या है, जंगल उपलब्ध है। क्या है, जंगल उपलब्ध है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे निकला था
अधिनियम, ठीक है, देखिए बताया गया इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के तहत जो है ना, उसके अनुसार से जो है जिन राज्यों में 33% से ज्यादा जंगल है उनमें जो है ना पहला स्थान पर कौन है, मिजोरम है। पहला स्थान पे कौन है, मिजोरम, मतलब सबसे ज्यादा जंगल कहाँ पे, मिजोरम में। कहाँ है, मिजोरम में, ठीक है, ये बताया गया था इस पे, ठीक। अब देखिए इसका तीसरा पॉइंट में बताया गया दोस्तों कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में वन है। मतलब ये बताया गया कि हम लोग भाग्यशाली हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे देश में क्या है, वन है, ठीक है। वन मतलब जंगल है, ठीक है, जो हमारे दैनिक जीवन के लिए लकड़ी, ईंधन, चारा, फल तथा ऑक्सीजन प्रदान करती है। जो हमारे दैनिक जीवन के लिए क्या प्रदान करती है दोस्तों, लकड़ी प्रदान करती है, ईंधन प्रदान करती है, ठीक है, उसके साथ साथ चारा और फल भी जो है ना, फल के साथ साथ ऑक्सीजन जो हमारे नेसेसरी होता है वो हम लोगों को प्रदान करती है। कौन, वन के सहारे से हम लोग ये सब चीज प्रदान कर पाते हैं। तो मतलब इसका मतलब जान लीजिए कि वन जो है हमारे लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहां तक आपको दूसरा पॉइंट भी आपको डिटेल से बता दिया गया, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि मेजर इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम है वो कल होने वाला है, 8 अगस्त को होने वाला है, ठीक है, सॉरी 8 सितंबर को होने वाला है, ठीक है। उसमें से ये क्वेश्चन जो है ना नेसेसरी क्वेश्चन है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के लिए जो है ना, मेजर इकोनॉमिक्स के लिए आपको बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिया गया था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी आपको करवा दिया गया, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। अगर आप लोगों को प्लेलिस्ट नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन था और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके तीसरे संसाधन की तरफ, ठीक है, जो आपका क्या था, जल संसाधन। तो हम लोग जानते हैं कि जल संसाधन क्या है, ठीक है, और कैसे कैसे इसका प्रोसेस है। अब देखिए दोस्तों तीसरा पॉइंट आपका था, तीसरा आपका जो संसाधन था, ठीक है, वो जल संसाधन था। क्या था, जल संसाधन था, जो क्वेश्चन में आपको बोला गया था, ठीक है, कि भारत के जल संसाधन के बारे में व्याख्या करें, ठीक है। अब वहां पे जो जल संसाधन है इसमें बताया गया कि भारत भाग्यशाली है कि उसके पास विशाल जन संसाधन है, ठीक है। भारत की बात करें तो भारत क्या है, भाग्यशाली देश है, क्योंकि उसके पास क्या है, विशाल मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध है, ठीक है। कहां पे, भारत में। और ये न्यूज कभी सुनते ही होंगे कि पानी के क्षेत्र में जो है ना कभी पाकिस्तान और भारत से दंगा उगा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इधर ही से जो है भारत के क्षेत्र से ही पाकिस्तान को पानी मिलता था, ठीक है। तो इसी कारण जो है ना कभी कभी भारत और पाकिस्तान में झड़प भी हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि भारत में नदियां धरातलीय जल का प्रमुख स्रोत है। अगर भारत में नदियों की बात करें, ठीक है, धरातलीय स्रोत की बात करें, जल की बात करें, तो वहां पे सबसे प्रमुख में कौन आता है, नदियां आती है, ठीक है। नदियों के कारण यहाँ पे जल बहुमूल्य मात्रा में उपलब्ध है, बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है यहाँ पे, ठीक है। जिसमें से कौन सा आपका सिंधु हो गया, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सब जो है ना, कुल ये सब क्या है, धरातलीय जल का लगभग 60% वहन करती है, ठीक है। ये धरातलीय जल को जो ना बना करके रखती है, ठीक है, मतलब कहीं जाने नहीं देती है। कौन सा, सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये जल को जो ना समेट करके रखती है, अपने आप में समेट करके ये रखती है, ठीक है। इसके आगे बताया गया है कि प्राकृतिक जल संसाधनों में दुनिया भर में पानी एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, ठीक है। प्राकृतिक जल संसाधन में अगर दुनिया भर में बात करें तो पानी की जो समस्या है, ठीक है, एक विस्तृत श्रृंखला में शामिल है, ठीक है। हम लोग सब जानते हैं कि जिस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, धीरे धीरे अभी तो पानी का एहसास नहीं हो रहा है लोगों को, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को जो है ना पानी का कमी महसूस हो रहा है, ठीक है। अभी अगर आप कहीं रहते हैं, कोई शहर में रहते हैं ना, तो वहां पे मीठा जल के लिए, पीने का पानी के लिए लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है ना। यहां बताया गया है कि जो अलग अलग अवस्थाओं में वाष्प, तरल, ठोस में यहाँ मौजूद है, ठीक है। अब इसकी बात करें, अगर जल की बात करें तो जल जो है ना हमारे भारत में नहीं, हमारे पूरा विश्व में, ठीक है, हमारे अर्थव्यवस्था में जो है ना तीनों रूप में उपलब्ध है, वाष्प के रूप में भी, तरल के रूप में भी और ठोस के रूप में भी यहाँ पे उपलब्ध है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बर्फ के रूप में है, तो बर्फ के रूप में तो है ये है, ठीक है। अब देखिए आसमान से वर्षा होता है तो वो वाष्प के रूप में था, अब यहाँ पे जब सूख जाता है, जब धूप आता है तो वाष्प के रूप में उड़ के चला जाता है ना, और तरल रूप में तो पानी है, ये है। तो ये आपका हो गया जल संसाधन के बारे में। अब देखिए यहाँ पे जो आपको डिटेल से बता दिया गया जल संसाधन के बारे में भी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को डिटेल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, अपनी राय दें कि हाँ ये समझ में आया आप लोगों को कि नहीं समझ में आया। तो अब देखिए पांचवा प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि मूल्यों की वृद्धि के क्या कारण है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। ये जो है आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका,
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि मूल्य वृद्धि किसको कहते हैं। मूल्य वृद्धि का अर्थ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि कीमतों में वृद्धि होना, कीमतों में बढ़ोतरी होना, है ना, उसको क्या बोलते हैं, मूल्य की वृद्धि बोलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, किसी वस्तु के कीमतों का बढ़ जाना ही मूल्य वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, किसी वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी होना है क्या कहलाता है, मूल्य वृद्धि कहलाता है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, यहाँ तक आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए इसके आगे क्या बोला है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की विकास प्रक्रिया में कीमतों का बढ़ जाना स्वाभाविक होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप विकास करना चाहते हैं, ठीक है, तो विकास के मामले में जो है ना कीमतों का बढ़ जाना, ठीक है, ये तो स्वाभाविक सा हो गया है कि नहीं है। जैसा कि हम लोग अपने आम जिंदगी में देखते हैं, हर चीज का रेट जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, जिस पार्ले जी को हम लोग पहले 3 रुपए में खाते थे, वो पार्ले जी का रेट जो है अभी बढ़ करके क्या हो गया, 5 रुपए हो चुका है। ठीक है, 10 रुपए हो चुका है, 20 रुपए हो चुका है। ठीक है, वो क्या आपका 3 रुपए में मिलता है, नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल्यों में वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, कीमत में बढ़ोतरी बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ बताया गया कि निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, सुरक्षा तथा विकास दबाव के कारण मांग में वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि निरंतर क्या हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ सुरक्षा में भी वृद्धि हो रहा है। ठीक है, आप लोग हर कोई चाहता है कि हम सिक्योर रहे। ठीक है, और अपना विकास भी करना चाहता है। ठीक है, और जब विकास करना चाहेंगे, जनसंख्या में वृद्धि होगा, उसके साथ साथ सुरक्षा चाहेंगे, तो महंगाई तो बढ़ेगा ही, मूल्यों में वृद्धि तो होगा ही। तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, मूल्यों का वृद्धि। यार यही आपका है मूल्य वृद्धि का अर्थ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोग समझ चुके थे कि मूल्य वृद्धि का क्या अर्थ था। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे ना कि मूल्य वृद्धि क्यों हो रहा है। ठीक है, क्या कारण है जो मूल्यों का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो उसके कारण को थोड़ा सा हम लोग गौर करते हैं और जानते हैं इसके कारणों को। ठीक है, कि क्या क्या कारण है जिसके कारण मूल्यों में वृद्धि हो रहा है, कीमत का बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसके कारण का। देखिए लिखा हुआ है, मूल्य वृद्धि के कारण मूल्य वृद्धि का सबसे पहला कारण है कालाबाजारी। कालाबाजारी का कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी टमाटर का रेट अभी ज्यादा है, हाई हो चुका है। ठीक है, तो अगर टमाटर का उत्पादन भी ज्यादा तेजी से हो रहा है ना, अगर उत्पादन ज्यादा भी हो रहा है, तो वहां जो बड़े बड़े क्या है, जो व्यापारी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो चीज को मंगा लेते हैं। अब मंगा करके क्या करते हैं, उसका भंडारण करते हैं, मतलब उसका जो कमी जो है ना मार्केट में दर्शाते हैं कि ये चीज आ ही नहीं रहा है। ठीक है, और जब लोग जो है ना इसके प्रति ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं कि नहीं हमको अब चाहिए तो चाहिए, तो लोग क्या करते हैं, तेजी से वो सामान को जो है ना फैला देते हैं। ठीक है, और उसको क्या करते हैं, ज्यादा रेट लेकर के उस चीजों को जो है वो सामानों को बेच देते हैं। ठीक है, तो वैसा ही अभी टमाटर के साथ हो रहा है। ठीक है, हालांकि इसका उत्पादन हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसको क्या किया जाता है, लोगों के मांग के अनुसार से इसको रोक दिया जाता है। ठीक है, और जब लोगों का मांग जो ज्यादा तेजी से उठने लगता है, तो इसको अचानक से छोड़ दिया जाता है और इसको जो है ना महंगा करके बेचा जाता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्या, कालाबाजारी। देखिए इसमें क्या बताया गया, वस्तुओं की कृत्रिम कमी करके उसे ऊंचे मूल्यों पर बेचना कालाबाजारी कहलाता है। कृत्रिम का मतलब क्या है, तो कृत्रिम का मतलब है जानबूझकर जो है ना उसका कमी करके, वो वस्तु का जानबूझकर कमी करके उसके ऊंचे मूल्य पर बेचना, उसको जो है ऊंचे मूल्य पर बेचना क्या कहलाता है, काला बाजारी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, काला बाजारी कहलाता है। ठीक है, बात किया, उसके आगे बताया गया, व्यापारियों के जरिए अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए पहले वस्तुओं की कृत्रिम कमी कर दी जाती है। मतलब व्यापारियों के जरिए जो है ना लोग क्या करते हैं, अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, पैसा ज्यादा कमाने के लिए वो लोग क्या करता है, सबसे पहले कृत्रिम कमी कर देता है, मतलब जानबूझकर इसमें कमी कर देता है। ठीक है, और बाद में जो है ना, बाद में क्या करता है, वस्तु की मांग अधिक होने पर अधिक कीमत पर उसे बेच देता है। ठीक है, पहले क्या करता है, वो उसका कमी कर देता है। ठीक है, कृत्रिम कमी कर देता है, जानबूझकर उसका कमी कर देता है। ठीक है, और जब उस चीज का मांग बढ़ने लगता है ना, तो जब मांग बढ़ने लगता है तो लोग कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो वो उसको अधिक कीमत पर उस चीज को जो है ना, उस सामान को जो है ना अधिक कीमत पर क्या कर दिया जाता है दोस्तों, बेच दिया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, कालाबाजारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कालाबाजारी बोलते हैं। ये जो है ना मूल्य के वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है, कौन सा, काला बाजारी। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2, दूसरा क्या कारण है, दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों जमाखोरी। क्या है, जमाखोरी। अब जमाखोरी का मतलब क्या होता है, जमाखोरी का मतलब होता है ना जिसमें अनिवार्य वस्तुओं, जो वस्तु हम लोग के आम जिंदगी के लिए क्या है, अनिवार्य है, इसमें क्या किया जाता है, वो वस्तुओं का जमा किया जाता है, उसको गोदाम में जो है ना एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, और तब तक वो वस्तुओं को नहीं छोड़ा जाता है जब तक लोग
का मांग जो है इसके प्रति ज्यादा हो जाता है। ठीक है, देखिए इसमें बताया गया है कि इसमें अनिवार्य वस्तुओं का एक जगह भंडार कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें अनिवार्य जो लोगों का जरूरत का सामान है उसको क्या किया जाता है, एक जगह भंडार कर लिया जाता है, और बाद में जब वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है तब उसके मूल्य में वृद्धि करके वस्तुओं को बेचा जाता है। ठीक है, और जब वस्तु का मूल्य में वृद्धि होता है ना, जब उसका मांग बढ़ जाता है तो वस्तु का मूल्य में क्या कर देता है लोग, वृद्धि करके इसको बेच दिया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, जमाखोरी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, जमाखोरी बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके आगे पॉइंट नंबर 3 में आपका है दोस्तों तस्करी। क्या लिखा हुआ है, तस्करी। पॉइंट नंबर 3 में क्या है, तस्करी। अब तस्करी का मतलब क्या होता है, तस्करी का अर्थ है ना बिना आयात शुल्क दिए हुए और क्या करना, उसको लाना। जैसे मान लीजिए तस्करी जैसे बोलते हैं ना, हाथी का दांत का तस्करी होता है। ठीक है, तो हाथी को मार करके जो है ना एक देश से दूसरे देश में भेज देना, मतलब चोरी करना उसका, उसी को क्या बोलते हैं, तस्करी। देखिए इसमें बताया गया है तस्करी का अर्थ है बिना आयात शुल्क, मतलब लाने का जाने का जो है ना उसको बिना शुल्क दिए, मतलब बिना पैसा दिए हुए, ठीक है, बिना कुछ चुकाए हुए चोरी छिपे विदेशी वस्तुओं को देश में ला करके बेचना ही से क्या है, तस्करी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, तस्करी कहलाता है। ठीक है, बताया गया है। और यहाँ भी वस्तुओं को ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। यहाँ जो है ना वस्तुओं को क्या बेचा जाता है, ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस चीज का मांग बहुत तेज रहता है। ठीक है, अब हाथी का दांत की बात करें, ठीक है, हाथी के दांत की बात करें तो इसका मांग जो है ना बहुत तेज रहता है। ठीक है, बहुत तेज रहता है। ठीक है, और लोग जो है इसको अधिक कीमत देने के लिए भी तैयार रहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है, उसको मंगाया जाता है कहीं और से, अधिक कीमत पर इसको बेचा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब इसके बाद जो है ना पॉइंट नंबर 4 की बात करें कि क्या कारण है मूल्य के वृद्धि का, तो इसका पॉइंट 4 क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, भ्रष्टाचार। ठीक है, हम लोग खुद जान रहे हैं जैसा हम लोग जिस समाज में रहता है ना, यहाँ पे भ्रष्टाचार जो है ना दिनों दिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लोग इतना नफरत करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, कि भाई भाई में आजकल क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाता है। ठीक है, छोटा छोटा जमीन के टुकड़ा के लिए लोग मतलब भाई भाई में लड़ जाता है। ठीक है, मार देता है उसको। ठीक है, तो ये भ्रष्टाचार हो गया। ठीक है, बताया गया है कि गलत तरीकों से आर्थिक लाभ प्राप्त करना भ्रष्टाचार कहलाता है। ठीक है, मतलब भ्रष्टाचार किसे कहते हैं, तो गलत तरीके से क्या करना, अधिक लाभ प्राप्त करना। जैसे लोग जमीन का तस्करी करता है, जमीन को बेचता है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, जो दलाल लोग रहता है, जो ब्रोकर रहता है, ठीक है, वो क्या करता है कि एक ही जमीन को ना 5-6 बार उसको बेच देता है। ठीक है, 5-6 लोगों के साथ बेच देता है। जब उसके बाद जब लोगों को पता चलता है कि एक ही जमीन को 5-6 बार बेच दिया गया, तो लोग उलझ के मर जाते हैं आपस में। ठीक है, तो वही बताया गया कि भ्रष्टाचार कि गलत तरीकों से आर्थिक लाभ प्राप्त करना क्या कहलाता है दोस्तों, भ्रष्टाचार कहलाता है। क्या कहलाता है, भ्रष्टाचार कहलाता है। ठीक है, बात करें आज के समाज में धन ही अच्छे बुरे का मापदंड है। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, लोग आपका रिस्पेक्ट कब करेंगे दोस्तों, ये दुनिया का सच्चाई है, दुनिया का रीत है। अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, पैसा नहीं है तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, है ना, ये आपका सच्चाई है और आप लोग सब जानते हैं इस चीज को। इसलिए क्या, कैश इज नेसेसरी, मतलब कैश रखना है और कैश कमाना है। ठीक है, किसी चीज पे ध्यान दीजिए चाहे, लेकिन कैश पे जरूर ध्यान देना है, पैसा हमेशा रखना है हाथ में। ठीक है, चाहे आप कैसा भी व्यक्ति क्यों ना रहे, लेकिन पैसा है तो इज्जत सब करेगा। ठीक है, लिखा है क्या कि अर्थात आज के लोग अधिक से अधिक धन अर्जित करके अपने आप को संपन्न बनाने का प्रयास करता है। हम लोग खुद जानते हैं कि आज के लोग जो है ना क्या करना चाहते हैं, कुछ भी करके जो है ना अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, चाहे वो कुछ भी करना क्यों ना पड़े, वो अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं, और उसके लिए जो ना वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, चोरी डकैती मर्डर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि पैसा के लिए। ठीक है, आजकल बेरोजगारी इतना बढ़ चुका है ना, ठीक है, कि लोग पढ़ा लिखा लोग जो है ना वो लोग 10,000 रुपए कमा नहीं पाता है। ठीक है, लेकिन अगर अनपढ़ों की बात करें तो लोग जो है ना कहीं बाहर जाकर के वो लोग बढ़िया पेमेंट ले रहा है। ठीक है, अगर अभी जो पढ़ा लिखा लोग है, ठीक है, वो लोग 10,000 भी सही से कमा नहीं पा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, बेरोजगारी हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, बेरोजगारी जो है ना यहाँ पे दिनों दिन बढ़ते जा रही है। ठीक है, इसमें बताया गया कि साधन बदलने से हमारी आवश्यकताएं बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए जैसे आप कोई विकास करना चाहते हैं, ठीक है, और कोई आप आसान तरीका अपनाना चाहते हैं, साधन बदलते हैं। ठीक है, उस चीज को बदलते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए पहले स्टूडेंट लोगों को पढ़ाया जाता था, ठीक है, चौक से पढ़ाया जाता था, खल्ली से लिख करके। ठीक है, लेकिन अब जो है डिजिटल बोर्ड आ गया, आपका मार्कर बोर्ड आ गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा साधन बदलता है लोग,
और जब साधन बदलता है तो उसका महंगाई भी बढ़ता है ना। तो अतः इससे ही मूल्य में वृद्धि की समस्या उत्पन्न होती है, और इसी से क्या हो रहा है, मूल्य में वृद्धि की समस्या उत्पन्न होते जा रही है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ तक तो आपका था कि कारण, कि क्या मूल्य के वृद्धि का कारण था। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे ना कि मूल्य वृद्धि को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा है कि मूल्य वृद्धि क्या है, मूल्य वृद्धि के क्या कारण है और उसको नियंत्रित कैसे करेंगे हम लोग। तो अब हम लोग जानेंगे इसको नियंत्रित करने का कारण। ठीक है, कैसे हम लोग इसको नियंत्रित करेंगे। तो देखिए आपको बताया क्या है कि मूल्य वृद्धि नियंत्रण करने का उपाय। देखिए बताया गया कि मूल्य वृद्धि से परेशान लोग अपने आय में वृद्धि ना कर पाने के कारण चोरी, लूटपाट, डकैती आदि कार्य करने लगते हैं। जैसा कि बताया गया दोस्तों कि मूल्य वृद्धि से परेशान लोग, ठीक है, मूल्यों में वृद्धि होने के कारण जो है ना लोग परेशान होते जा रहे हैं। ठीक है, अब परेशान होते जाने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए लोग 1000 रुपया कमाएगा, ठीक है, और उसका 1200 रुपया का रोज का खर्च रहेगा, तो वो कहाँ से क्या करेगा, बेचारा वो चोरी करने पे मजबूर हो जाएगा, डकैती करने पे मजबूर हो जाएगा। तो वही बताया गया है कि मूल्य में वृद्धि होने से क्या हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक है, और जिससे जो है ना लोग चोरी करने पे मजबूर हो जा रहे हैं, लूटपाट करने पे मजबूर हो रहा है, उसके साथ डकैती आदि करने पे क्या हो रहे हैं, मजबूर हो जा रहे हैं लोग। ठीक है, जिससे समाज में अशांति फैलती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, समाज में अशांति फैलती जा रही है। ठीक है, इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं, और इसको नियंत्रित करने के लिए ना सरकार जो भरपूर मदद कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये नियंत्रित हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, क्योंकि मूल्य वृद्धि जो है ना एक सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, यहाँ के बेरोजगारी का, यहाँ पे हर एक चीज का। यहां तक आपको बताया गया कि मूल्य में नियंत्रित हम लोग कैसे करेंगे, मूल्य की वृद्धि में नियंत्रित कैसे करेंगे। देखिए सरकार ने उसके लिए कुछ कदम भी उठाया, तो उसका पहला कदम क्या है दोस्तों, पहला कदम है राशनिंग। देखिए हम लोग खुद जानते हैं ना कि सरकार जो है अभी राशन का व्यवस्था कर रहा है। ठीक है, जो लोग गरीब है, जो बीपीएल के अंतर्गत में आता है, मतलब हर एक लोगों को क्या दे रहा है, वो राशन देता है। ठीक है, राशन इसलिए देता है ताकि महंगाई दर जो है ना वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ताकि यहाँ के लोग जो है ना राशन की सुविधा प्राप्त कर सके और लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना होती है। आपका राशनिंग हो गया। ठीक है, राशनिंग के अंतर्गत आप किसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ सरकार ने बढ़ती महंगाई दर को देखते हुए राशनिंग प्रणाली को अपनाई है। ठीक है, जिसके अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा उपभोक्ता को प्रदान की जाती है ताकि लोगों की बढ़ती महंगाई का असर ना हो। ठीक है, इसमें सरकार क्या करता है, महंगाई दर को देखते हुए राशनिंग प्रणाली को अपनाया। ठीक है, ताकि लोगों को जो है ना जो जरूरत का सामान हो, ठीक है, उसको वही मात्रा में उसको दिया जाए जो जरूरत करने के कैपेबल हो। ठीक है, उसके साथ अगर दूसरा पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट में आपका आ जाएगा मूल्य नियंत्रण। मूल्य नियंत्रण, सरकार जो है मूल्य नियंत्रण करने का भी प्रयास करता है। ठीक है, और बाजारों का नियंत्रण करने का प्रयास करता है। कैसे, देखिए लिखा हुआ है आवश्यक वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित किया जाता है, अर्थात आवश्यक वस्तुओं का मूल्य निर्धारण इस प्रकार किया जाता है ताकि आम जनता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो तथा मूल्य वृद्धि की समस्या को रोका जाए। मतलब सरकार जो है ना किसी भी वस्तुओं का मूल्य का नियंत्रण इस प्रकार करती है ताकि आम जनता को उसको खरीदने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे बात करें थर्ड की। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड की, तो पॉइंट नंबर थर्ड में आपका क्या जाएगा, उत्पादन में वृद्धि। सरकार क्या सोच रहा है कि ये इसको मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए जो है ना उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास कर रहा है। जिससे क्या कर रहा है, तो ये लोगों को जो है किसानों को जो है ना क्या दे रहा है, कर्ज दे रहा है। ठीक है, ताकि आप क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके। ठीक है, और ये बिना ऋण लिए हुए, मतलब 0% के दर पे जो है ना उसको क्या कर दे रहा है, कर्ज दे रहा है ताकि आप क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके, ताकि यहाँ के लोगों का जो नीडेड चीज है, जरूरत की चीजें हैं, उन लोग को बढ़िया से प्राप्त हो सके। ठीक है, और कम कीमत पे प्राप्त हो सके। देखिए बताया गया सरकार ने बढ़ती मूल्य की समस्या को रोकने के लिए उत्पादन क्षेत्रों में वृद्धि करने का प्रयास किया, क्योंकि अगर उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि होती है तो स्वयं वस्तुओं की कीमत घट जाएगी। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि अगर उत्पादन में किसी चीज का वृद्धि होगा तो वहां पर रेट क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर टमाटर, देखिए टमाटर का रेट भी ज्यादा है, अगर टमाटर हम लोग ज्यादा मात्रा में उत्पादन करने लगेंगे तो टमाटर का रेट क्या हो जाएगा, खुद ब खुद कम हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को सोचकर सरकार ने कम दर पर किसानों को कर्ज देना प्रारंभ किया, और यही सोचकर जो है ना सरकार क्या किया, किसानों को जो है ना कर्ज देना प्रारंभ कर दिया ताकि किसान क्या करें, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें। ठीक है, ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खेती करें, जिससे वस्तुओं का मूल्य की वृद्धि जो है ना नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, और जिससे क्या हो सके, वस्तुओं का मूल्य का जो वृद्धि है उसको नियंत्रित किया जा सके, उसको कम किया जा सके। ठीक है, आगे पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या है दोस्तों कि अनिवार्य जमा योजना। अनिवार्य जमा योजना कहने का मतलब है, अनिवार्य जमा योजना का कहने का मतलब था कि यहाँ पे जो ना सरकार के द्वारा एक नीति लागू किया गया था, आयकर अधिनियम। ठीक है, जिसमें से क्या बताया गया था कि सबको जो है ना क्या करना, जो 4 लाख से अधिक
आय वाले व्यक्ति हैं, जो वार्षिक में 4 लाख से अधिक कमाते हैं, ठीक है, वो क्या करें, सरकार को अपने कुछ हिस्से दें, ठीक है, टैक्स दें, ठीक है, ताकि यहाँ के अनिवार्य चीजों को क्या कर सके, वो नियंत्रित ढंग से चला सके, ठीक है, वो यहाँ को नियंत्रित कर सके, यहाँ के मूल्यों को क्या कर सके, वो नियंत्रित कर सके, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए पॉइंट नंबर 5 जो आपका नेसेसरी पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट नंबर 5 का क्या हो जाएगा, जमाखोरी व कालाबाजारी पर रोक। जो लोग जमा कर रहा है, हर चीज को जमा करके रख रहा है, ठीक है, और जो कालाबाजारी कर रहा है उसको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, क्योंकि वो लोग जमा करके रख रहा है, कालाबाजारी कर रहा है, क्योंकि वो लोग क्या करता है, जानबूझ करके उसको जमा करके रखता है ना, ताकि अगर रेट बढ़ेगा, मांग जब बढ़ेगा तो उसको क्या कर सके, अधिक मूल्यों पर बढ़ाया जा सके, ठीक है, अधिक मूल्यों पर उसको बेचा जा सके, ठीक है। इसके लिए सरकार ने कदम उठाया, क्या किया है कि सरकार द्वारा ऐसे व्यापारियों पर कठोर नियम पारित किया गया है जो वस्तुओं को कृत्रिम अभाव उत्पन्न करके अधिक लाभ कमाते हैं, ठीक है। सरकार ने क्या किया है कि ऐसे व्यापारी पर कठोर नियम पारित किया है, कठोर नियम लगा दिया है, ठीक है, जो वस्तुओं को क्या करता है, कृत्रिम अभाव मतलब जानबूझकर उसको कमी कर देता है, और ये कमी करके क्या करता है, अधिक लाभ कमाता है, क्या करता है, अधिक लाभ कमाता है, ठीक है। उसके साथ साथ व्यापारी पर पारित नियम निम्नलिखित है, उसके साथ जो व्यापारियों पर जो नियम बनाया गया है वो नियम जो है निम्नलिखित बताया गया है, ठीक है। उसमें से क्या क्या है, पहला आपका नियम है कि जो लोग जमाखोरी तथा कालाबाजारी करते पाए जाएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। मतलब सरकार ने कदम उठाया है कि जो लोग हैं जो जमाखोरी करेंगे, मतलब जो वस्तुओं का जमा करके रखेंगे, उसके साथ साथ जो वस्तुओं का कालाबाजारी करेंगे, ठीक है, उसको जो है ना, वो अगर ऐसा करते हुए पकड़े जाएंगे तो उनको क्या किया जाएगा, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है। ये पहला उसका कदम था। दूसरा कदम है उसका कि वस्तुओं की भंडारण की एक निश्चित सीमा निर्धारित की जाए, कि वस्तु के भंडारण जो है ना कि निश्चित मात्रा में उसका भंडारण आप कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा भंडारण आपके पास है तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब आपके खिलाफ जो है ना कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो ये बताया गया कि वस्तुओं के भंडारण की एक निश्चित सीमा निर्धारित किया जाए, ठीक है, उससे अधिक भंडारण होने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। क्या बताया गया कि आपको जो है वहां पे जो है निर्धारित किया जाएगा निश्चित सीमा कि आप कितनी वस्तुओं का भंडारण कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा आपके पास वस्तु रहेगा, ठीक है, उससे ज्यादा वस्तु का भंडारण रहेगा तो आपके खिलाफ क्या किया जाएगा, कार्रवाई किया जाएगा। क्या किया जाएगा दोस्तों, कार्रवाई किया जाएगा। यही कुछ कदम थे जिससे मूल्यों को नियंत्रण किया जा सकता है, जो सरकार ने भी अपना अहम भूमिका निभाया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको बेटर तरीके से समझ में आया होगा। और आप लोग लास्ट में क्या कीजिएगा, लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन समझ में आया। अगर आपको कोई और क्वेश्चन चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट में आकर कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन को बता दिया जाए, मैं क्या करूंगा उसको बता दूंगा, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, भारत में गरीबी के क्या कारण है, ठीक है। तो आज हम लोग ये क्वेश्चन को जानेंगे कि भारत में गरीबी के क्या कारण है और उसकी समस्या का समाधान कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले आप लोग को 4-5 क्वेश्चन करवा दिया गया, वो भी इंपॉर्टेंट था। अगर वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से आप लोग जाकर के उसको देख सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोला गया है कि भारत में गरीबी के क्या कारण है। अगर आप गरीबी की बात करें भारत में, ठीक है, तो गरीबी का क्या कारण हो सकता है, ठीक है, और इस समस्या से हम लोग कैसे उभर सकते हैं, कैसे इसका समाधान कैसे होगा, ठीक है, ये आपको बताना है इसमें से। तो आप खुद से भी इसको क्या करते हैं, सटीक तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन एक बार आप समझ लीजिए, ठीक है, कि क्या कारण है, कैसे हम लोग उसको बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर गरीबी की बात करें, सबसे पहले हमें भारत में गरीबी का क्या कारण था, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे गरीबी किसको कहते हैं। अगर गरीबी के बारे में समझेंगे ना, तो गरीबी जो है ना, जैसे लोगों का वह अवस्था जिसमें से लोग जो है ना अपने मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। मूलभूत आवश्यकताओं का मतलब क्या है, जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, ये सब चीज जो लोग पूरा नहीं कर पाते हैं अपने जिंदगी को जीने के लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, गरीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, गरीबी बोलते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल भाषा में ये समझिए कि जब लोग जो है अपनी आवश्यकताओं के वस्तुओं को पूरा नहीं कर पाता है, तब वो क्या हो जाता है, गरीब की स्थिति में आ जाता है, गरीबी की स्थिति में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सबसे पहले समझना जरूरी था कि गरीबी का अर्थ क्या, गरीबी हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से लिखा हुआ है, गरीबी अथवा निर्धनता, गरीबी और निर्धनता क्या दोनों सेम है, ठीक है। गरीबी अथवा निर्धनता उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए अपनी मूलभूत आवश्यकताओं भोजन, कपड़ा, मकान की पूर्ति करने में असमर्थ रहता है। मतलब गरीबी और निर्धनता की स्थिति, मतलब उस स्थिति को कहते हैं हम लोग जिसमें से कोई व्यक्ति जो है अपने जीवन को चलाने के लिए
अपने जीवन को चलाने के लिए अपने मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, उसको पूर्ति ना कर पाता है, उसको पूर्ति करने में असमर्थ रहता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? गरीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? गरीबी बोलते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि गरीबी हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत में गरीबी के कारण क्या क्या है, कि क्या कारण है जिसमें से भारत में क्या है? गरीबी है, ठीक है। तो ये कारण को हम लोग एक एक करके डिटेल से समझते हैं। पहले देखिए दोस्तों, पॉइंट बनाएंगे हम लोग भारत में गरीबी के कारण, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि स्वतंत्रता से लेकर के जिस समय भारत आजाद हुआ था, ठीक है, तो स्वतंत्रता से लेकर के आज तक गरीबी भारत की प्रमुख समस्या बनी हुई है। मतलब जिस समय आजाद हुआ भारत, ठीक है, आजादी के बाद अभी तक क्या है? भारत में जो है ना गरीबी की समस्या बनी हुई है, ठीक है। भारत में गरीबी के लिए अनेकों कारण है। भारत में गरीबी का जो ना अनेक कारण है, ठीक है, जो निम्नलिखित, जिसको निम्नलिखित रूपों में लिखा जा सकता है। वो कौन सा है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं उसको कि भारत में गरीबी के कौन कौन से कारण है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें भारत में गरीबी के कारण, तो उसमें से सबसे पहला आपका आता है बढ़ती जनसंख्या। क्या आता है? बढ़ती हुई जनसंख्या। आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि भारत जो है ना अभी क्या बन चुका है? चाइना को पीछे छोड़ करके जो है ना विश्व का नंबर 1 क्या बन चुका है? जनसंख्या के मामले में ये बन चुका है, ठीक है। जनसंख्या के मामले में देश बन चुका है कौन? भारत। मतलब ये है कि यहाँ पे जनसंख्या जो है ना बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है, ठीक है। मृत्यु दर कम होते जा रहा है और जीवन का जो जन्म दर है ना वो क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे यही जो है ना बढ़ती जनसंख्या जो है गरीबी का सबसे बड़ा कारण। तो कैसे कारण है? देखिए लिखा हुआ है, वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी समस्या यहाँ की अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा समस्या क्या है? तो यहाँ का अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या का वृद्धि जो है ना अनियंत्रित तरीके से जो है ना बढ़ते जा रही है, ठीक है। आज भारत विश्व स्तर पर पहला सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। अगर हम लोग अभी की बात करें, वर्तमान समय की बात करें, तो भारत जो है ना विश्व स्तर पर पहला सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है, ठीक है, जो कि गरीबी का सबसे बड़ा कारण है, जो गरीबी का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। आगे तो बताया गया है कि जनसंख्या में वृद्धि होने से यहाँ की जनता अपने मूलभूत आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी जीवन निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ जनसंख्या में वृद्धि होने से क्या हो रहा है कि यहाँ की जनता जो है ना अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, जो उसका आवश्यकता है, ठीक है, जो उसका जीवन निर्वाह का तरीका है, ठीक है, जो उसका आवश्यकता पड़ता है, जो चीज का जरूरत है उसको, वो चीजों का जो है ना वो बढ़िया से पूर्ति नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और यही कारण क्या हो रहा है कि भारत में गरीबी का कारण बन रहा है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ नहीं कर पा रहा है, जो गरीबी का एक प्रमुख कारण है, जो क्या बन रहा है? गरीबी का एक प्रमुख कारण के रूप में उभर करके सामने आ रहा है, ठीक है। तो पहला इसका क्या कारण था? बढ़ती जनसंख्या। आप लोग सब जानते हैं कि बढ़ती जनसंख्या जो है भारत के लिए कितना खतरनाक साबित हो रही है, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या बनाएंगे? शिक्षा का अभाव। क्या बनाएंगे दोस्तों? शिक्षा का अभाव। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर शिक्षा का अभाव रहेगा तो क्या कोई विकास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बिना शिक्षा के कोई भी विकास संभव नहीं है, ठीक है। बताया गया है कि भारत में गरीबी का दूसरा सबसे बड़ा कारण शिक्षा का अभाव है। भारत में गरीबी का अगर दूसरा सबसे बड़ा कारण की बात करें तो क्या है? शिक्षा का अभाव। क्या है दोस्तों? शिक्षा का अभाव। क्योंकि भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको शिक्षा का महत्व पता नहीं है। क्योंकि भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो लोग समझते हैं कि शिक्षा प्राप्त करना जरूरी नहीं है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं? अपने बच्चे लोग को क्या करते हैं? 10 से निकलने के बाद, 12 से निकलने के बाद कमाने के लिए भेज देते हैं, ठीक है। उस समय तो उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं होता है। लोग छोटे से उम्र में क्या करते हैं? उनके ऊपर बोझ डाल देते हैं, फैमिली का बोझ डाल देते हैं कि तुमको क्या करना है? हर एक चीज को पूरा करना है। लेकिन वो उस समय क्या होता है? वो शारीरिक रूप से तो मजबूत हो जाता है, ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से वो कमजोर हो जाता है, ठीक है। मतलब उसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। उस समय तो वो सबका उस समय तो उसका चीजें ठीक रहता है, ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते वो जो है ना हर एक चीज में पीछे होते जाता है। कौन? वो बच्चा जिसको बाहर भेज दिया गया था कमाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया था कि भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको शिक्षा का महत्व पता नहीं है, जिसकी वजह से वे अपने बच्चों को शिक्षा के अलावा किसी अन्य काम में लगा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? दूसरा काम में लगा देते हैं। बचपन से ही बच्चों के हाथों में वे परिवार की सारी जिम्मेदारियां सौंप देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वह बच्चा शिक्षा से क्या हो जाता है? वंचित रह जाता है। उसको शिक्षा मिल पाता नहीं है। जैसा उसको शिक्षा चाहिए, जैसा उसको विकास के लिए शिक्षा चाहिए, वो शिक्षा उसको मिल पाता नहीं है, ठीक है। जब शिक्षा नहीं मिल पाएगा तो क्या वो विकास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जब शिक्षा नहीं मिल पाएगा तो क्या हो जाएगा कि स्वयं के जीवन स्तर को ऊंचा बनाने में असमर्थ हो जाता है, ठीक है। और जब उसको शिक्षा मिलेगा ही नहीं, ठीक है, तो क्या वो अपने आप को विकसित कर पाएगा? अपने बॉडी को विकसित कर पाएगा? अपने सोचने समझने की शक्ति का विकास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। अतः व्यक्ति का गरीब होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि व्यक्ति क्या हो जाता है? गरीब हो जाता है। कुछ दिन पहले जो है, जैसे मान लीजिए मैं कमाने के लिए भेजता हूं, उस समय सोचता है तो चलो ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं होगा,
लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, यही उसको जो ये परेशानी जो है ना उसको खाते चले जाती है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी परेशानी है ना कि अभी तो आप बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आगे चल के क्या हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं रहेगी, ठीक है। आप किसी चीज को बेटर तरीके से नहीं कर पाइएगा। लेकिन अगर वही आपके पास शिक्षा है तो आप हर चीज को बेटर वे में कर सकते हैं। यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट खत्म होता है, ठीक है। अब हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करें, जो गरीबी का कारण है वो क्या हो जाएगा, आपका बढ़ती महंगाई। क्या होगा दोस्तों, बढ़ती महंगाई का, कि हम लोग सब देख रहे हैं जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, वहां का जो महंगाई है, ठीक है, रेट जो है ना वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। हालांकि 1 रुपया बढ़ रहा है लेकिन बढ़ते जरूर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ का गरीबी का, भारत का गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है, बढ़ती महंगाई भी है, ठीक है। बढ़ती महंगाई के कारण यहाँ के लोग क्या होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। वे लोग जो ना वो सामर्थ्य नहीं हो पा रहे हैं कि वो अपने आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीद पाए, ठीक है। क्योंकि देखिए महंगाई बहुत तेज हो रहा है ना। लिखा हुआ क्या कि भारत में गरीबी का तीसरी सबसे बड़ी समस्या भारत में बढ़ती महंगाई है। मतलब भारत में गरीबी की सबसे बड़ी समस्या की बात करें तीसरी, तो ये क्या हो जाएगा, भारत में बढ़ती महंगाई है। क्या है, बढ़ती महंगाई है। वर्तमान में देश में बढ़ती महंगाई की वजह से भी लोगों में गरीबी की समस्या देखी जा सकती है, ठीक है। देखो बताया जा रहा है कि वर्तमान में देश में जो महंगाई बढ़ रहा है इसके कारण भी लोगों में गरीबी का समस्या देखा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति का बढ़ती महंगाई की वजह से ना एक वक्त का रोटी जुटा पाना भी मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। मतलब अगर बात करें जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग आते हैं, लो पॉवर्टी के जो लोग आते हैं, ठीक है, उन लोग जो है ना अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं महंगाई के कारण, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसको खाने की जरूरत है, ठीक है, तो वो खाना भी ढंग से नहीं खा पा रहे हैं, ठीक है। और जब खाना नहीं खा पाएंगे तो क्या वो स्वस्थ रहेंगे, नहीं रहेंगे, अपना विकास कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखिए बताया क्या जाता है कि भारत में दिन भर मेहनत करने वाले व्यक्तियों की आय इतनी कम होती है कि वे अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। देखिए बताया गया कि भारत में, ठीक है, भारत में आपका जो आय है, ठीक है, इनकम जो है इतना कम रहता है ना कि वे लोग अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जिससे उसका परिवार क्या हो जाता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, कुपोषण का शिकार हो जाता है। कुपोषण मतलब समझते हैं, उसको पोषण नहीं मिल पाता। जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा रहबे करेगा, ठीक है, तो आप हरा सब्जी खा पाइएगा नहीं, रोज सब्जी खरीद के खा पाइएगा नहीं, खा पाइएगा। जो आपके पास है, जो आपके पास उपलब्ध है, वही चीज को आप रोज रोज खाइएगा। और वही चीज को अगर रोज रोज खाइएगा तो क्या आप स्वस्थ रहिएगा, नहीं, स्वस्थ नहीं रह पाइएगा, ठीक है। तो यही कारण यहाँ पे हो रहा है कि ना स्वस्थ रह पा रहा है लोग, ठीक है, और जिससे क्या हो रहा है, बीमारी वगैरह ग्रसित होते जा रहा है और उसका विकास भी नहीं हो पा रहा है। और इसी से लोग क्या हो रहा है, गरीब होते जा रहा है और गरीब होते जा रहा है, ठीक है। यहां तक आपका तीसरा पॉइंट भी खत्म होता है। अब बढ़ते हैं इसके पॉइंट नंबर 4 की तरफ, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 4 क्या है, तो पॉइंट नंबर 4 आपका है लोगों की बुरी आदतें, ठीक है। देखिए भारत में गरीबी का सबसे बड़ा कारण ये भी है, ठीक है, एक बड़ा कारण लोगों की बुरी आदतें भी है, ठीक है। क्या कि लोगों का जो बुरी आदत है ना वो एक घून के जैसा फैलते जा रहा है। एक मतलब जैसे बोलता है ना गैस के जैसा फैल जाना, कि वो गैस छोड़े और वो पूरा फैल गया, ठीक है। वैसे यहाँ पे लोगों का बुरा आदत है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, अगर हम लोग आज के रियलिटी के बारे में जानना चाहें, दुनिया के रियलिटी के बारे में जानना चाहें, तो रियलिटी यही है ना कि लोग जो है ना बुरा चीज के प्रति बहुत तेज से भागते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर अच्छे चीज के लिए बोलो तो लोग ना कर देते हैं, ठीक है। वो करना ही नहीं चाहते लेकिन बुरा चीज को वो जल्दी से अपना लेते हैं, ठीक है। तो वही होता है ना कि लोग जो है ना बुरी आदतों के प्रति जो है ना अग्रसर रहते हैं, ठीक है। जैसे उसको दिखा बोल हाँ ये चीज है, वो तुरंत उसके प्रति क्या हो जाता है, हाँ बोल हाँ हम करेंगे, ठीक है। तो यही जो है लोग यहाँ के जो लोग है ना, ठीक है, वो क्या है बुरी आदतों का शिकार हो रहा है, ठीक है। जैसे कि नशा करना, ठीक है, दारू पीना, ऐसे होता है ना। तो ये यहाँ के लोग जो है ना यही सब चीज में क्या हो रहा है, इतना पैसा खर्चा कर दे रहा है ना कि उन लोग अपने मूलभूत आवश्यकताओं को भी भूल जा रहे हैं, ठीक है, अपने परिवार को भी भूल जा रहे हैं। और यही कारण है कि वो लोग क्या होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। अपने बुरी आदतों को कारण जो है ना वो लोग इतना पैसा खर्च कर देते हैं ना कि लोग के पास पैसे बचते ही नहीं है। देखिए इसमें बताया है कि भारत में गरीबी का चौथा सबसे बड़ा कारण यहाँ के लोगों का बुरा आदत है, ठीक है। जैसे शराब, गुटखा, बीड़ी इत्यादि, ये सब चीज क्या है, उन लोग का बुरा आदत है, ठीक है। और व्यक्ति अपनी इन बुरी आदतों के पीछे इतना अधिक खर्चा कर देता है कि ना उसके पास अच्छा सेहत बचता है और ना ही पैसा, ठीक है। और व्यक्ति जो है ना, यहाँ का जो व्यक्ति है ये सब अपने बुरी संगतों का और बुरी आदतों को पूरा करने, अपने शौक को पूरा करने में इतना पैसा खर्चा कर देता है ना कि उनके पास ना अच्छा स्वास्थ्य बच पाता है और ना ही पैसा बच पाता है, ठीक है। और फलस्वरूप वो क्या हो जाता है, गरीबी का शिकार हो जाता है, ठीक है। देखिए आज की दुनिया में अगर हम लोग देखें ना तो कभी कोई बर्थडे मनाता है, बर्थडे सेलिब्रेट करता है, ठीक है। तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए क्या करता है, 5-6 केक ले आता है, ठीक है। उसको काट करके इधर उधर फेंक देता है सब, ठीक है। काटता है, सबको फीस में लगा देता है, इधर करके फेंक देता है, ठीक है। लेकिन वही चीज क्या कोई गरीब व्यक्ति को देता है, नहीं देता है, ठीक है।
इसलिए बोला जाता है लोगों के पास भला करने का चांस रहता है, ठीक है, लेकिन वो लोग भला करना ही नहीं चाहता है, ठीक है। यहां तक आपका खत्म हो गया। अब पॉइंट नंबर 5 जानते हैं कि गरीबी का क्या कारण था। पॉइंट नंबर 5 में क्या होता है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 5 पे हम लोग जानते हैं बेरोजगारी। किसके बारे में? बेरोजगारी। जो बेरोजगारी जो है भारत में गरीबी का भी एक सबसे बड़ा कारण रहा है, ठीक है। बेरोजगारी, बेरोजगारी का मतलब क्या है? जिसको रोजगार ही प्राप्त ना हो, ठीक है। देखिए अगर बेरोजगारी की बात करें तो भारत में जो है ना बेरोजगारी की समस्या इतनी ज्यादा है कि यहाँ के पढ़े लिखे लोग जो है ना, आज हर एक व्यक्ति जो है क्या, अधिकतर व्यक्ति जो है क्या, बेरोजगार है। उनके पास रोजगार ही नहीं है। पढ़े लिखे लोग जो है 8 से 10 हजार रुपए कमाने में उन लोगों को तकलीफ हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें जो लोग अशिक्षित हैं, ठीक है, जो लोग 10th 12th पढ़ने के बाद जो कमाने के लिए निकल गए, आज उन लोग जो है ना पूरा गर्व से रहता है, ठीक है, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा है। उन लोग समय से ही क्या क्या किया था, पढ़ने के मतलब कमाने के लिए निकल गया था, और आज उन लोगों के पास भरपूर पैसा है, ठीक है। लेकिन अभी जो लोग पढ़ने के लिए मजबूर हो गया, जो लोग पढ़ लिया है, जो बीएड कंप्लीट कर लिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, क्या उनके पास सोर्स है? नहीं है, ठीक है, कोई सोर्स नहीं है। और सरकार उस तरीके से कोई वैकेंसी भी नहीं निकालता है। इसका सरकार का दुराचार जो है ना इस प्रकार से है ना, तो कोई वैकेंसी भी नहीं निकालता है, वैकेंसी निकालता भी है तो रद्द कर देता है, ठीक है। इसलिए क्या है, यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। कहाँ पे? भारत में। और यह गरीबी का भी सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है, ठीक है। देखिए बताया गया है कि भारत में गरीबी का एक सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है। भारत में गरीबी का एक सबसे बड़ा कारण क्या है? बेरोजगारी है, क्योंकि आज वर्तमान समय भारत के अधिकांश जनता बेरोजगार है। क्योंकि अगर आज वर्तमान समय की बात करें तो भारत की अधिकांश जनता जो है ना वो क्या है? बेरोजगार है। उनके पास रोजगार ही नहीं है। बताया गया है कि भारत में बेरोजगारी दर अधिक है। भारत में बेरोजगारी दर क्या है? अधिक है। और अगर हम बात करते हैं 2015 के सर्वेक्षण के अनुसार, किसका? 2015 के सर्वेक्षण के अनुसार से अगर बात करते हैं तो देखते हैं कि भारत जो है, भारत के 77% जो परिवार है उनके पास आय का कोई स्रोत ही नहीं है। मतलब सोर्स ही नहीं है कि लोग पैसा कमा सके, नियमित सोर्स नहीं है, ठीक है। आज काम मिला, कल मिला ही नहीं, परसों मिला ही नहीं, ठीक है। मतलब साल भर में एक बार काम मिलेगा तो फिर मिलेगा ही नहीं, ऐसा उन लोगों के पास कंडीशन है। कितना? 77% परिवारों के पास, ठीक है। इसी कारण क्या हो रहा है, लोग क्या हो रहा है, गरीबी का शिकार होते जा रहे हैं। क्या हो रहा है? गरीबी का शिकार होते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां तक हम लोग पॉइंट नंबर 5 जान लिए। अब पॉइंट नंबर 5 तक हम लोग जान लिए कि गरीबी का क्या क्या कारण था, भारत में गरीबी के आखिर क्या क्या कारण था। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ भी गए होंगे, ठीक है। अब देखिए उसके आगे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में गरीबी का निवारण कैसे करेंगे। यहाँ पे गरीबी तो है ही, ठीक है, लेकिन गरीबी का निवारण करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, ठीक है, और कैसे इसका निवारण किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि भारत में गरीबी का निवारण किस प्रकार से करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, आपको पॉइंट बनाना फिर से कि भारत में गरीबी का निवारण, भारत में गरीबी का निवारण। देखिए ये क्या है, आपका फॉर्मेट है। फॉर्मेट जिस प्रकार से आप बनाइएगा, फॉर्मेट के अनुसार से आपको नंबर दिया जाएगा, ठीक है। बताया क्या है कि भारत में गरीबी को दूर करने तथा लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्न उपाय किए गए हैं। मतलब भारत में जो है ना गरीबी को दूर करने के लिए सरकार जो है बहुत तरह का उपाय निकाल रहा है, ठीक है, लेकिन ये उपाय काम करता ही नहीं है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्या क्या उपाय है, क्या क्या उपाय हम लोग को करना चाहिए। तो देखिए अगर उपाय की बात करें तो उपाय में सबसे बड़ा उपाय क्या आता है, तुम आपका यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है, जनसंख्या के वृद्धि को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट बना करके डैश देके आपको लिखना पड़ेगा कि भारत में गरीबी को रोकने के लिए, भारत में गरीबी को रोकने के लिए तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर क्या करना चाहिए, नियंत्रण करना आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि अगर भारत में गरीबी को हम लोग चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जनसंख्या के नियंत्रण पर क्या करना पड़ेगा, काबू करना पड़ेगा, ठीक है, जनसंख्या पर काबू करना पड़ेगा, ठीक है। ताकि यहाँ जनसंख्या जो है ना धीरे धीरे बढ़ते जा रही है ना, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास के मार्ग में बाधक है, ठीक है। अगर बात करें बढ़ती हुई जनसंख्या जो है, ठीक है, वो क्या करती है, तो हमारे आर्थिक विकास के मार्ग में ये क्या करती है, बाधा बनती है। क्या बनती है, बाधा बनती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी में 20 वर्कर की जरूरत है, ठीक है, और वहां पे 50 वर्कर चलेगा, तो क्या 50 को काम मिलेगा, नहीं ना मिलेगा। 20 व्यक्ति का काम है तो 20 व्यक्ति को काम मिलेगा। तो वैसा यहाँ पे है कि जनसंख्या का वृद्धि हो जाएगा तो थोड़ी ना सबको रोजगार मिल जाएगा। तो जनसंख्या का वृद्धि को क्या करना है, रोकना है, ठीक है। जब तक जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा आर्थिक विकास संभव नहीं है। अभी ये भी बता दिया गया है कि यदि जनसंख्या का वृद्धि पर नियंत्रण नहीं किया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा आर्थिक विकास संभव नहीं है। जब तक नहीं किया जाएगा तब तक हमारा आर्थिक विकास संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट में हम लोग फिर से बनाना है कि शिक्षा के विकास द्वारा गरीबी को दूर किया जा सकता है। मतलब अगर बताया जाए कि शिक्षा के बारे में, ठीक है, तो शिक्षा के तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, शिक्षा के विकास के जरिए भी हम लोग गरीबी को दूर
कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सरकार को जनता के हित के लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए जो है सरकार को कदम उठाना चाहिए कि जनता के लिए क्या करना चाहिए, तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्राप्त करने के लिए जागरूक हों। ठीक है, और जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए जागरूक होंगे तो वो खुद से उनके पास सोचने समझने की शक्ति आ जाएगी, है ना। और लोग क्या हो जाएंगे, अपने आप को अपने हर एक चीज सोचने के लिए सक्षम हो जाएंगे। देखिए इसका अगला पॉइंट में लिखना हम लोग को कि भारत में गरीबी को कम करने के लिए सरकार को कृषि व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। देखिए क्या करना चाहिए कि भारत में गरीबी को कम करने के लिए कृषि व्यवस्था पर क्या करना चाहिए, सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कृषि अगर हम लोग करते हैं, खेती अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, और उसके उत्पादन में क्या होता है, वृद्धि होता है। क्या होता है, वृद्धि होता है। और भारत की जनता क्या मान लीजिए वृद्धि होगा, ठीक है, तो वृद्धि होगा, इससे मूल्य मतलब वस्तु के मूल्य में गिरावट आएगा। और जब मूल्य में गिरावट आएगा ना, तो लोगों का जीवन स्तर भी क्या होगा, थोड़ा सा ऊंचा होगा। ठीक है, इसका स्थिति क्या हो जाएगा, यहाँ के लोगों का स्थिति जो है ठीक होते चला जाएगा। ठीक है, और भारत की जनता जो है गरीबी से बच पाएंगे। ठीक है, क्या कर पाएंगे, बच पाएंगे। ठीक है, अब इसका लास्ट पॉइंट आपका आता है। देखिए लास्ट पॉइंट में आपको लिखना है कि भारत में गरीबी को समाप्त करने के लिए सरकार को औद्योगिकरण की आवश्यकता है। औद्योगिकरण का मतलब है कि नया नया फैक्ट्री खोलने की आवश्यकता है। ठीक है, जब फैक्ट्री खोलने की आवश्यकता, देखिए ऐसा नहीं है ना, देखिए सरकार यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं कि आधुनिकीकरण को अपना रहे हैं। आधुनिकीकरण मतलब है, जैसे मान लीजिए जहाँ पे वर्कर लोग काम करते थे पहले, जैसे मान लीजिए पहले जहाँ पे मजदूर काम करते थे वहां पे जेसीबी लगा दिया, है ना, तो वहां पे मजदूरों का वो संख्या तो कम हो गया ना, क्योंकि उसका जो पांच मजदूर जो काम करते हैं वो अकेले जेसीबी कर दे रहा है, तो वहां पे तो कम हो रहा है ना। तो वहां जो है तकनीकी का यूज ना करके लोगों का यूज किया जाए। ठीक है, और औद्योगिकरण का क्या किया जाए, व्यवस्था किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को क्या मिल सके, रोजगार प्राप्त हो सके। क्या प्राप्त हो सके, रोजगार प्राप्त हो सके, और वे लोग गरीबी से बच सके। वे लोग क्या हो जाएंगे, गरीबी से बच पाएंगे यही स्थिति से। देखिए दोस्तों, यहां तक जो आपका क्वेश्चन खत्म होता है, जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका लंबा बना, ठीक है, लेकिन आप लोगों को इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, और समझ करके क्या करना, अपने अनुसार से इसको लिखना है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आपका एग्जाम जो हो रहा है अभी हो सकता है तो 12 नंबर का ये आएगा। ठीक है, और 12 पहले 20 नंबर का आता था, 15 नंबर का आता था, लेकिन अभी 12 नंबर का आ रहा है। ठीक है, जब 12 नंबर का आएगा तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसको शॉर्ट में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आप लोग को बढ़िया समझ में आया होगा, और अगर बढ़िया से समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में अपने राय दें कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।